हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड उसके अंदर के ये सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। एक एक करके हम देखेंगे कौन सा नंबर क्या टाइप का होता है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज रियल एंड इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड जो भी नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ऑल द नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे डाल सकते हैं वो रियल होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है √2 और हमारे पास है लेट्स से पाई। तो √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414। तो वो कहीं लाई करेगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ 1 और 2 के बीच में। सिमिलरली पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो पाई हमारा लाई करेगा 3 से थोड़ा आगे। तो द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर। देन हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इसमें होता क्या है, लेट्स से हमारे पास है √4। इसका मतलब है 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। वैसे ही हमारे पास अगर √2 देखें तो इसका होता है मतलब √2 मतलब 1.414। मतलब 1.414 को अगर हम उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ √1 मतलब क्या होगा इसका कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर एक नंबर है और वो पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव नंबर। वेयर अगर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। हेंस ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट नेगेटिव आए। हेंस बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम इसको कहते हैं इमेजिनरी। एंड इसको हम डिनोट करते हैं आई से, जिसको हम पढ़ते हैं आयोटा, एंड आई इज इक्वल टू √1। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -√3, जिसका मतलब क्या होता है -1 × 3। सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास √-1 एंड √3। √-1 हमने देखा, इसको कहते हैं कि आयोटा। सो दिस बिकम्स आयोटा√3। सो दिस इज इमेजिनरी नंबर। देन व्हाट वी हैव इज कॉल्ड रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू आर द टाइप्स ऑफ नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज दो इंटीजर के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से हमारे पास है 3 -7.33333 एंड 7/5। तो 3 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 3/1। 7 को भी लिख सकते हैं 7/1। वेराज 0.3333 अगर देखो तो ये क्या होता है, ये होता है 100/3। इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 7/5 इज ऑलरेडी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। वेराज ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। सो दीज आर द नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 3.145 एंड ये इनफाइनाइट चलता जाता है। दैट इज यहाँ रैंडम नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट आते जाएंगे, ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा। वैसे ही हमारे पास होता है लेट्स से एक रैंडम नंबर है ये, इसके भी डिजिट जो है ये इनफाइनाइट है। ऐसे करके कोई कोई रैंडम डिजिट यहाँ कुछ कुछ आते जाएंगे। तो जब हमें पूरा नंबर ही नहीं पता है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। So these are the types of number which are called as irrational numbers. After that what we have in rational number, इसको हम कहते हैं एक डेसिमल। ये रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को होल नंबर, डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ नंबर देखते हैं 2.2 -1.5 0.5। तो जितने भी इसमें है, इसमें जो पहला डिजिट है दैट इज दिस वन, ये है हमारे होल नंबर। देन उसके बाद हमारा है एक डेसिमल पॉइंट विच इज दिस, एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है 2.2। तो 2.2 का मतलब क्या है, 2.2 मतलब 2 प्लस 0.2। सो 2 इज द होल नंबर एंड 0.2 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। एंड ये नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो 0 1 हमें पता है, 2 से 0.2 आगे मतलब अप्रोक्सीमेटली इस लोकेशन पे। तो दिस इज डेसिमल। एंड इसके एक प्रॉपर्टी होती है दैट व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10, जो डेसिमल प्लेस होता है वो शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 2178.7। सिमिलरली अगर इसको वापस 10 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक डेसिमल वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटू 10 दिस बिकम 21787। इसको 10 से अगर वापस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 217870।
हमने देखा कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है, वेयर एज लेट्स से हमारे पास एक है 37.2, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ऑपोजिट दैट इज इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 3.72। इसको अगर वापस मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स 0.372। एक बार और अगर इसको डिवाइड किया तो ये एक बार और इधर शिफ्ट होगा, दिस विल अगेन बिकम 0.0372। So this is decimal. After that we have integer. So all the numbers, countable numbers, negative, positive and including zero. That is countable negative number, countable positive numbers, मतलब 2, 3, 8, 100 जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ही नेगेटिव में भी -4, -100, -1 एंड इंक्लूडिंग जीरो, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल जेड से। देन वी हैव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म होता है, जैसे डेसिमल था, तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें ऊपर इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर। ऊपर वाले इंटीजर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले इंटीजर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2/3, 4/7, 8/3, -2/7, -9। इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, ऊपर वाले जितने नंबर है 2, 4, 8, -2, -9, दीज आर न्यूमरेटर। नीचे वाले जितने नंबर है 3, 7, 3, 7, 5, दीज आर डिनोमिनेटर। सो इन फ्रैक्शन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज वेयर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर बड़ा ऊपर वाला छोटा। ओके, वैसे ही दूसरा टाइप का होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 3/2, 7/4, 9/2। देन हमारे पास आता है थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 5/3। तो 5/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, यहाँ 1, यहाँ 2। अब ये है क्या, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्वोशंट क्या आया 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर, दैट इज दिस नंबर, ये 3 है डिनोमिनेटर, ऊपर हम लिखते हैं रिमाइंडर जो कि 2 है, एंड यहाँ लिखते हैं क्वोशंट दैट इज 1। तो इसका क्या बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा क्वोशंट दैट इज 1 रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पढ़ते कैसे हैं हम, इसको हम बोलते हैं 1/2/3, या हिंदी में 1/2/3। तो दिस इज फ्रैक्शन। देन हमारे पास एक क्लासिफिकेशन का फॉर्म होता है बेसिस द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। उसमें आता है हमारे पास प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एक से बड़े होते हैं और ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर बस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हो, मतलब बस दो डिवाइजर हो, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसमें अगर हम देखते हैं लेट्स से 7, 7 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, सबसे पहले 1 करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4, 5, 6, 7 करेगा। तो ओनली 1 एंड 7 डिवाइड 7, तो दिस बिकम्स अ प्राइम नंबर। वैसे ही 19 को देखो, 19 को 1 डिवाइड करेगा, एक के बाद और कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 2, 3, 4, 5, कुछ नहीं, ओनली 19। तो द नंबर ग्रेटर देन 1 विथ ओनली 2 डिवाइजर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास आगे जाके सीरीज में हमें याद रखना पड़ता है कि कितने नंबर्स होते हैं प्राइम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में 25 और 200 तक में 46। ये हमें याद रखना, आगे जाके काम आएगा। फिर हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें नोट करनी है। सबसे पहला कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड वो इवन भी होता है, एंड 2 and 3 are the only consecutive prime numbers in whole number system। नंबर सिस्टम में कोई भी दो प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है एक्सेप्ट 2 and 3। देन हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा, द नंबर ऑफ डिवाइजर विल बी ग्रेटर देन 2। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, इसमें कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से हमारे पास है 8। 8 के कौन कौन से डिवाइजर होंगे, 8 को 1 डिवाइड करेगा, 8 को 2 करेगा, 8 को 4 करेगा, 8 को 8 करेगा, दैट इज ग्रेटर देन 2। नंबर ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन 2, तो वो होगा कंपोजिट। हमारे पास जो 1 आता है, दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट हमको हमेशा याद रखनी है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, देन एक बार होल पिक्चर एक साथ देखेंगे, इसका आई रिकमेंड आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रेफरेंस के लिए आराम रहेगा। दैट इज हमने देखा रियल और इमेजिनरी क्या होता है। रियल क्या होगा, इमेजिनरी, रियल इज नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके,
इमेजिनरी आयोटा माइनस √1। देन हमारे पास आता है रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल जिसको हम फ्रैक्शन में डाल सके, इरैशनल जिसको फ्रैक्शन में नहीं डाल सके। देन हमारे पास आता है इंटीजर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है हमने देख लिया। इंटीजर में होता है होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल प्लस जीरो, दैट इज 1 2 3 4 इंक्लूडिंग जीरो, वो हो जाता है होल नंबर। एंड नेचुरल के अंदर भी हमारे पास होता है प्राइम, कंपोजिट एंड वन। वन क्या होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। So this is a snapshot of the classification of the numbers in number system. Now we have the second topic which is finding unit digit of a number. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होगा एंड बोलेगा इसको सॉल्व करो और बताओ यूनिट डिजिट क्या है, दैट इज लास्ट डिजिट क्या है। तो क्वेश्चन विल बी फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास है 4057, तो जो राइट में जो एंड नंबर है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, एंड जो उसके पहले वो 10, 100, 1000 जो हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, दैट इज यूनिट, 10, 100, 1000। सो यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 7। हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन है जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का केस है एंड हमसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट निकालने का। क्वेश्चन है 18 + 30 - 7 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो एक तो हमारे पास मैनुअल तरीका है कि हम 18, 30 और को ऐड करें, -7 करें, तो आंसर आया 41। 41 से हम देख के बता देंगे कि यूनिट डिजिट है हमारे पास 1। सेकंड ऑप्शन क्या है, इजी वे। इजी वे इज कि हम बस लास्ट डिजिट को ही देखेंगे, दैट इज यूनिट डिजिट के ही देखेंगे, दैट इज 8, 0 और 7। जो ऑपरेशन ऊपर हो रहा था प्लस और माइनस का वो हम यूनिट डिजिट में करेंगे। तो इससे हमारा देखा हमने आंसर क्या है, 1 विच इज सेम एज दिस। ओके, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी अगर केस हो एंड यूनिट डिजिट निकालना हो तो आप बस लास्ट डिजिट पे ही फोकस करो। लेट्स से एक और देखते हैं हम, 29, 98 - 1 आप मैनुअली करते हो तो आता है 126। अगर आप सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करते हो तो हमारे पास है 9 + 8 - 1 विच इज इक्वल टू 60। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 6, विच इज सेम। हेंस एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया हो, यूनिट डिजिट पूछे तो इंडिविजुअली आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिर्फ उनके यूनिट डिजिट से ही करो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास लेट्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेट्स से हमारे पास, एंड इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमसे यूनिट डिजिट अगर पूछा है तो एक तो पहला ऑप्शन है आप मैनुअली करो। मैनुअली किया मैंने, 22 × 17 × 39/13, तो हमारे पास आया 1122। इससे देख के मैं बता दूंगा कि लास्ट डिजिट हमारा क्या आया, 2। और सेकेंड ऑप्शन, ओनली फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। तो इन सबके यूनिट डिजिट क्या है, 2, 7, 9, 3। अगर इस पे फोकस करके हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 × 7 × 9, तो आंसर है हमारा 42, दैट इज लास्ट डिजिट अगेन सेम एज दिस। तो लास्ट डिजिट इसका आ गया 2 यूनिट डिजिट। देन हमारे पास एक अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे विच इज एक्सपोनेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कोई एक डिजिट दिया रहेगा, उसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब या कोई पावर रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, एंड हमसे पूछेगा कि उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12 स्क्वायर, 12 क्यूब एंड 43 पावर 4। हमसे अगर पूछा है कि इसको सॉल्व करो, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो एक तो ऑप्शन है कि आप इसका स्क्वायर निकालो, तो क्या है 144, 1728, 34, 18801। या तो आप ये निकालो एंड देन आप लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट हमारा है 4, इसमें है 8, इसमें है 1। दूसरा ऑप्शन, ओनली फोकस ऑन द यूनिट डिजिट, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर, सिर्फ 2 का क्यूब और सिर्फ 3 पावर 4, तो आंसर क्या है 4, 8, 81। आप लास्ट डिजिट देखोगे तो देखोगे दोनों में सेम है, वेदर हम सिर्फ लास्ट डिजिट को कर रहे हैं या पूरे टर्म को कर रहे हैं। 4, 8, 1, वैसे ही 4, 8, 1। सिंस आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो सिर्फ लास्ट वाले पे ही वो ऑपरेशन करना। तो आ गया हमारे पास 4, 8 एंड 1। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है 243 क्यूब 11 स्क्वायर प्लस 998 स्क्वायर। हमसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। एक ऑप्शन है आप मैनुअली पूरा इसको सॉल्व करो, 243 का क्यूब निकालो, 11 का स्क्वायर, 998 का वो, देन इसके ऊपर मल्टीप्लाई और एडिशन करो। अदर ऑप्शन, ओनली फोकस ऑन द यूनिट डिजिट, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3 क्यूब हो गया 27, देन 1 प्लस 64। अगेन आप सिर्फ यूनिट डिजिट को फोकस करो, तो 7 × 1 प्लस 4, इससे आ गया हमारे पास क्या, 7 × 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। हेंस लास्ट डिजिट इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। तो दिस इज व्हाट वी डू इन केस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। देन हमारे पास आता है साइक्लिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो साइक्लिसिटी में क्या देखेंगे हम, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स देखेंगे, वो पावर से कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास है 2, 3 और 6, ठीक है,
और इस पे हम पावर लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब क्या बना, इसका मतलब ये हुआ 2 4 8 16 32, ठीक है। ऐसे पूरा हम टेबल फिल करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो बेस है हमारा 3 लेट्स से, तो 3 पावर 2 क्या होता है, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब क्या होता है 27, 3 पावर 4 81, वैसे ही 6 पावर 4 1296। तो ऐसे करके हमने ये पूरा सीरीज लिख लिया। अब हम इसमें कुछ एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स से हम देखते हैं 2 के केस में। तो 2 के केस में जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या चल रहा है, अगर हम एक्सपोनेंट बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले आ रहा है 2, फिर 4 8 6, ठीक है, 2 4 8 6। फिर देखो 5 से क्या हो रहा है, फिर 2 4 8 6, फिर 2, तो मतलब 2 में एक पैटर्न चल रहा है, 2 4 8 6 का लास्ट डिजिट। तो साइक्लिसिटी इसकी घूमती जा रही है, तो हर फोर्थ पावर के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर उसके बाद रिपीट हो रहा है 2 4 8 6। वैसे ही 3 में अगर आप देखते हो तो क्या है, 3 में है हमारे पास 3 9 7 1, फिर देखो 3 9 7 1। हर 4 के बाद इसकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, तो इसका साइकिल कितने का है, 4 का है, 3 का। वैसे ही 6 का देखो तो 6 का साइकिल 1 का होता है, क्यों, क्योंकि 6 36 216 1296 सबके लास्ट में 6 ही है, दैट इज 6 पे कोई भी पावर रहे उसका रिजल्ट जो आएगा उसके यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। हमने देखा 2 का साइकिल क्या है, 2 4 8 6 का। 3 का साइकिल क्या है, 3 9 7 1 का। 4 का साइकिल वैसे ही क्या होगा, 4 1 4, 4 चौके 16 तो 6, 16 4 द 64 तो अगेन 4, फिर उसके बाद अगेन 6। तो 2 का साइक्लिसिटी क्या है, 4, दैट इज 2 4 8 से फिर रिपीट। 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 3 9 7 1, उसके बाद वापस 3 9 7 रिपीट, मतलब 4। 4 का साइक्लिसिटी क्या है, 2, दैट इज 4 6 4 6 4 6। 6 का साइक्लिसिटी क्या है, वैसे ही 6 का होगा क्या, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से 10 तक नंबर है, उनकी साइक्लिसिटी लिखी हुई है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 4। कैसे आता है हमने पीछे देख लिया। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 382 पावर 575, इसका जो लास्ट डिजिट होगा यूनिट डिजिट वो हमें निकालना है। उसको मैन्युअली सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या कहा था एक्सपोनेंशिएशन में कि लास्ट डिजिट अगर है तो इसे बस लास्ट डिजिट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है बेसिकली 2 पावर 575 का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो हमें पता है कि 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, दैट इज हर चौथे पावर के बाद रिपीट होता है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8। तो 575 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3। मतलब इसका मतलब ये है कि इफ वी डिवाइडेड बाय 4 वी आर गेटिंग 3 एज अ रिमाइंडर, दैट मींस 575 की जगह हम लिखेंगे 572 प्लस 3, दैट इज 572 टाइम। तो वो साइकिल कंप्लीट होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 की। 2 का जो साइक्लिसिटी है वो रिपीट होगा 2 4 8 6 का। देन उसके बाद हमारे पास 3 टर्म बचेंगे। तो हम अपार्ट फ्रॉम 275 ये 575 लिखने की जगह हम 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 572 तक तो वो सेम चलते रहेगा, दैट इज वो उसी पे आके स्टॉप हो जाएगा, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। हमारे पास बस 3 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 मतलब 8। क्यों, जब 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने जब कहा कि इसका साइक्लिसिटी है 4 का, तो मतलब यहाँ हमारे पास पावर में अगर हम लिखते हैं 2 पावर 1 तो 2, 2 पावर 2 4 8 6। अगर पावर 4 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट होगा हमारे पास 6। अगर पावर 8 है तो भी 6, 12 है तो भी 6। वैसे अगर तुम 4 ऐड करते जाओ तो ऐसे करके ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ आएगा एक जगह कहीं 572, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। फिर हमारे पास आएगा पावर 573 574 575। तो मैं कह रहा हूँ 575 किस कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, दैट इज 3। थर्ड पे हमारा पावर क्या होता है 8, दैट इज 2 क्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 8। तो जैसे हमने देखा अभी 72 73 74 75 इज गोइंग टू कम एट 2 पावर 3, 2 पावर 3 बिकम्स 8। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये दिया है एंड इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, ओनली वी विल लुक एट द लास्ट डिजिट। एक्सपोनेंट का 164 है तो यहाँ बस 4 को देखेंगे, यहाँ बस 3 को देखेंगे और यहाँ 7 को देखेंगे। उसके ऊपर ये पावर रहेगा। 4 का साइक्लिसिटी कितने का होता है वो हम देखेंगे। 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6। 4 का साइक्लिसिटी में रहता क्या है, 4 और 6, 4 1 4, 4 6 16, 16 4 अगेन 64। फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का साइक्लिसिटी है हमारा 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 पावर 169, 3 पावर 337,
7 पावर 726। साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे पावर को, रिमाइंडर लिख लेंगे तो 169/2 रिमाइंडर, 337/4 रिमाइंडर। यहाँ 4 क्यों किया? क्योंकि 3 का साइक्लिसिटी है 4, यहाँ 7 है, 7 का साइक्लिसिटी है 4, तो 4 से। ओके, रिमाइंडर देखेंगे क्या आया 1, इस केस में भी 1 और इस केस में 2। सो हम पावर रिप्लेस कर सकते हैं, 169 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओनली 4 पावर 1, 337 की जगह 1 एंड 726 की जगह 2। तो 4 पावर 1 प्लस 3 माइनस 7 पावर 2, आंसर क्या आ गया 7 माइनस 49, दैट इज 7 माइनस 9, दैट इज -2। अब -2 यूनिट डिजिट में आ नहीं सकता, देन हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 10 से टू मेक इट पॉजिटिव, which becomes 8. Hence answer of this question is going to be 8. यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट को लिखो, जो लास्ट डिजिट है उसका तुम देखोगे साइक्लिसिटी क्या है, पावर को उस साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, पूरे पावर को रिप्लेस कर दो उस रिमाइंडर से, 1 1 2 से 7 पावर 2, 3 पावर 1, 4 पावर 1, सॉल्व करो, लास्ट डिजिट देखो, और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो 10 ऐड करो, पॉजिटिव कन्वर्ट करो। तो दिस इज हाउ वी फाइंड unit digit of a number, first by operation plus minus, multiply divide, then by exponentiation, then using the property of cyclicity of each number। तो इसके बाद हम आते हैं factors of a number पे। तो factors first of all होते क्या हैं, factors are the number that divide perfectly and leave no remainder। for example हमारे पास क्वेश्चन है कि what are the factors of 120, इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 120 को डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे पास फैक्टर 120 के क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1, अब 1 तो हमारे पास रहेगा, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 120 बने, तो 120 से, तो 1 एंड 120 आर फैक्टर्स ऑफ 120 अगेन। देन 120 को और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, एंड 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 बने, तो 60, सो 2 एंड 60, 3 40, 4 30, 5 24, ऐसे करके हमने सीरीज लेके आए, हम इंक्रीज करते गए, हम 10 पे आते हैं। सो 10 भी होता है, 10 टाइम्स 12, 10 के बाद अगर हम आगे जाना चाहें तो क्या आएगा 12, बट 12 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ओके, एंड फिर उसके बाद 15 ऑलरेडी आ चुका है। हेंस अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो, दैट इज स्मॉल से बिग जाते हो एक एक करके, एंड किस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको साइड बाय साइड लिखते जाते हो, तो यू विल गेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120, और द नंबर जो पूछा गया है। एंड इस केस में ये सब जो पेयर बने हैं, दैट इज 4 30 5 24 6 20, इनको कहते हैं द पेयर ऑफ फैक्टर्स। ओके, सो दीज आर द पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। देन व्हाट वी हैव इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिसके सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे लेट्स से हमारे पास एक है नंबर 6, 6 के टोटल फैक्टर क्या होते हैं, 6 के टोटल फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। लिखा है इसमें परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़ के उस नंबर के बराबर हो जाए। मतलब इसमें इसके सारे फैक्टर्स का सम अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब 6 इंटू कहते हैं परफेक्ट नंबर। वैसे ही लेट्स से हमारे पास लेट्स से ले लेते हैं 28। 28 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर, क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ 28 क्या होंगे, 1 2 4 7 14 एंड 28। एक्सक्लूडिंग 28 बाकी जितने फैक्टर है अगर आप उसको सम करते हो 1 2 4 7 एंड 14 को, तो दैट गिव्स यू द नंबर इटसेल्फ 28। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लेंगे, हम पहले 4 जो परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पहला होता है 6, फिर 28, फिर 496, देन 8128, ऐसे करके और भी नंबर्स होते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस सो दैट आपको ध्यान में रहे। देन हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने सारे फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर्स का सम क्या है। तो उस केस में क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास है इफ n इज इक्वल्स टू a पावर p इंटू b पावर q इंटू c पावर r एंड so on, where a b c d are prime number, then total number of factor of n is going to be, जो एक्सपोनेंट है उसमें एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 s प्लस 1, एंड देन आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमसे पूछा गया है कि 400 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो सबसे पहले 400 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 गुने 100, 4 क्या होता है 2 इंटू 2,
100 क्या होता है 25 गुने 4, तो 4 गुने 25, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 मतलब 2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइजेशन 400 का। सो ये हमारा ऊपर वाले जो लिखा है n इज इक्वल टू उस फॉर्म में आ गया। यहाँ हमारा a है 2, उसके ऊपर p का पावर मतलब 4 का पावर, देन b है हमारा यहाँ 5 एंड उसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज गोइंग टू बी, जो एक्सपोनेंट है उसमें एक ऐड करो सारे एक्सपोनेंट में और आपस में मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 5, नंबर ऑफ फैक्टर्स बिकम्स 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 मतलब जो एक्सपोनेंट है उसमें एक ऐड किया, एक्सपोनेंट है उसमें एक ऐड किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 15। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन में आएगा व्हाट आर द ऑड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर और इवन फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना है तो जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया उसमें जो 2 का जो टर्म है उसको इग्नोर कर दो, मतलब इग्नोर द इवन प्राइम फैक्टर 2। जैसे एग्जांपल ऐसे हमारे पास दिया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 300, तो पहले तो 300 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे। 300 होता है 3 गुने 100 मतलब 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, दिस बिकम्स 2 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आर 2। हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर में क्या करना है जो इवन प्राइम फैक्टर है उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये जो 2 पावर 2 वाला टर्म है इसको इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 3 और 5 वाला टर्म। ठीक है, देन अगेन 3 के ऊपर पावर कितना है 1 का, 5 के पावर है पावर 2 का, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो दिस बिकम्स टोटल इज 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 6। हेंस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आ गए 300 के 6। वेयर एज अगर हमसे पूछेगा कि 300 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इजी वे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, क्या होगा वो 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई, तो उससे हमारे पास टोटल आ गया। ऑड हमने निकाल रखा है तो टोटल माइनस ऑड कर दो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ऑड। नाउ हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन दिया है कि दिस इज अ नंबर, इसके जितने फैक्टर्स है सबका सम बताओ क्या होगा। तो इफ n is equals to a par b, b par q, and where a b c d are prime number, then sum of all factors is equals to a par 0, a par 1, a par 2 till p, then multiplication with others that is b par 0, b par 1, b par 2। कैसे होता है ये एक बार इसको क्वेश्चन के तौर पे समझेंगे, समझने में आसानी होगा। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300। 300 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अभी देखा था, 300 होता क्या है 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2। तो इसमें क्या लिखा है पहले है 2, ए की जगह है 2, तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2। 3 में कहाँ तक है पावर 1 तक है तो 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। 5 में कहाँ तक है 2 तक है तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे पास आंसर क्या आ गया, दिस बिकम 7, दिस इज 4, दिस इज 3 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारे पास आ गया क्या 868। तो जितने भी 300 के फैक्टर है, जितने भी फैक्टर है उन सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास आ जाता है क्या 868। जब हमसे पूछा जाएगा कि इसके जितने ऑड फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के उसका सम क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जहां पे ए होगा दैट इज ए यहाँ पे 2 होगा, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 2, तो सिर्फ 2 पावर 0 दैट इज 1 वो लिखेंगे, बाकी सारा टर्म को इग्नोर कर देंगे। ऑड वाले में हमने क्या किया ए पावर 0 को रखा, बाकी सब हटा दिया, एक के टर्म में जो भी था ए पावर 1 ए पावर 2 ए पावर 3 ए पावर 4 टिल ए पावर 3 वो सब हटा दिया। वेयर एज आपसे अगर पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें ए पावर 0 मतलब 2 पावर 0 वाले टर्म को हटा दोगे और बाकी सारा लिख लोगे ए पावर 1 ए पावर 2 ए पावर 3। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आगे चल के, वेयर ए इज इक्वल टू 2। लेट्स से हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 4200, इससे हम हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन एंड सम ऑफ ऑल ऑड। सबसे पहले 4200 क्या होता है 42 इंटू 100, 42 मतलब 7 6 42 मतलब 7 इंटू 3 इंटू 2। 100 क्या होता है 4 गुने 25 मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो इससे हमारा आ गया 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितने एक्सपोनेंट है सब में एक ऐड करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। देन हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 48। सिमिलरली अगर हमसे पूछेगा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, टू वाले टर्म को इग्नोर, मतलब 3+1 वाला ये जो टर्म है इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद हमारे पास आ गया 1+1 2+1 इंटू 1+1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 4200 बिकम्स 12। इवन क्या होगा, 48 माइनस 12 कर देंगे, या फिर क्या करते हैं हम, टू वाला जो टर्म है उसको रहने देंगे, जैसे हमने ऑड में इग्नोर किया था इसमें हम इग्नोर नहीं करेंगे, बट वी वोंट ऐड +1 टू इट। हमने जैसे टोटल नंबर में क्या किया था, यहाँ +1 ऐड किया है, दिस ऑड में हमने पूरे टर्म को इग्नोर कर दिया, इवन में क्या करेंगे, +1 वाले को इग्नोर कर देंगे। तो या तो आप ऐसे कर लो या फिर इन दोनों को माइनस कर लो, 48 एंड 12 को। इससे आंसर हमारा क्या आ गया, इससे आंसर विल कम 36। अब हमसे पूछेगा सम क्या होगा। सम में मैंने क्या बताया, 0 से स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट के, जहां तक दिया हुआ है वहां तक लेके जाएंगे, ऐड करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 2 पावर 3। 3 पावर 1 है तो 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। 5 का स्क्वायर है तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड ऐड। दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ ऑल द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। अब हमसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या करना है, 2 का जो पावर आप लिख रहे हो उसको आप स्टार्ट करोगे 1 से, मतलब 2 पावर 0 दैट इज दिस टर्म, इसको आप इग्नोर कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2। सिमिलरली ऐसे करके कंटिन्यूसली चलता जाएगा। वेयर एज अगर आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड में क्या करेंगे, ऑड में आप बाकी सब लिख लोगे, 2 पर 0 को इग्नोर कर दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 और 5 और 7 का तो सेम रहेगा, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 30 पावर 5 इंटू 24 पावर 5। तो इस केस में क्या करना है, हमारे पास 30 पावर 5 मतलब क्या हुआ, 3 × 10 पावर 5, इसका मतलब इंटू 24 क्या हुआ, 8×3 = 24, तो 3 × 8 पावर 5। इसको हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 8 को लिख सकते हैं 2 2 2। अगेन सॉल्विंग फर्दर, इससे हमारा क्या आ गया, 2 पावर 5 आ गया इसके अंदर, बिकॉज पावर मल्टीप्लाइज इधर हुआ। 3 में भी क्या हो गया, 3 पावर 5, 5 में भी क्या हो गया, 5 पावर 5। सिमिलरली यहाँ देखो तो ये 1 2 3, 2 का क्यूब है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 पावर 15, ये हो गया। 3 यहाँ सिंगल है तो 3 पावर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास बन गया 3 पावर 5। टोटल एक साथ लिखेंगे तो क्या हो गया, 2 के टोटल कितने पावर है, 5 यहाँ 15 वहाँ, 5 15 कितना हो गया 20। 3 के टोटल कितने पावर है, 5 इधर 5 इधर, टोटल हो गया 10, एंड 5 का हमारे पास 5 ही है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ इट फैक्टर, एंड हमेशा हम बेस छोटे से बढ़ा जाएंगे, 2 3 5। ओके, नाउ अगेन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया इसमें, टोटल नंबर ऑफ, तो समेशन करेंगे इसको सिंपली, 20 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। देन हमारे पास आता है अलग फोर्थ कॉन्सेप्ट विच इज ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये एक नंबर है, इससे मैं पूछा है कि व्हाट आर द ट्रेलिंग जीरो, कितने ट्रेलिंग जीरो, मतलब इस नंबर के एंड में कितने जीरो हैं, इस नंबर के एंड में टोटल कितने जीरो दिख रहे हैं हमको, 4। तो वी विल से दैट दिस नंबर हैज 4 ट्रेलिंग जीरो। क्वेश्चन में आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन या कोई एक सम दे देंगे, बोलेंगे इस सम को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें ट्रेलिंग जीरो क्या होगा। अब हम देखेंगे ट्रेलिंग जीरो डिपेंड किस चीज पे करता है, ट्रेलिंग जीरो डिपेंड्स ऑन 10, दैट इज तो उस नंबर में कितने बार 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर के एंड में जीरो चाहिए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेंस अगर किसी नंबर के एंड में जीरो लिखा है मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो डिपेंड्स ऑन 10। और 10 होता क्या है, 10 इज इक्वल्स टू 2 × 5, एंड 10 डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ 2 पे और नंबर ऑफ 5 पे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ 2 एंड 5 इज गोइंग टू गिव अस द टोटल नंबर ऑफ 10। कैसे, लेट्स से हमारे पास है 20 × 5 × 8 8 × 10। ठीक है, अब हमसे अगर पूछ रहा है कि इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास ट्रेलिंग जीरोस क्या आएंगे, मतलब इसके एंड में जो भी ये सॉल्व करने पे जो आएगा उसके एंड में कितने जीरो होंगे। तो जीरो देखने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हैं। तो हमें दिखेगा 20 होता है 2 × 10, 5 का 5, 8 का क्या हो गया 2 × 2 × 2, एंड 10 एज इट इज 10 है ही, मतलब क्या आया 2 पावर 4 × 5 × 10 × 10। 2 10 तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 ट्रिलियन जीरो तो रहेगा ही। अब उसके बाद अब अगर मुझे
2 और 5 से 10 बनाना है तो कैसे बनेगा, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक 10 बनाएगा। तो यहाँ हम 2 और 5 से टोटल कितने 10 बना सकते हैं, 2 पावर 4 है। तो अगर हमारे पास 4 5 के टर्म हो जिसके पावर 4 हो, मतलब 4 5 हो, तो हम 4 10 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने, एक ही 5 है, मतलब इन 2 पावर 4 में से सिर्फ एक 2 को यूज करके हम 10 बना सकते हैं। तो एक 10 हमारा इससे बन गया, एक 10 हमारा इससे बन गया। इन दोनों से टोटल कितना 10 बना सकते हैं, बस एक बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मिनिमम पावर 5 पे है 1। हेंस टोटल नंबर ऑफ टेंस इज गोइंग टू बी 2 पावर 5 10 10। ये एक सिंगल पावर है तो दिस विल बी 3, दैट इज इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके एंड में टोटल 3 जीरोज आएंगे। सो ट्रेलिंग जीरोज मतलब मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 और 5। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 पावर 2 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम कितने 10 बना सकते हैं, तो इट विल डिपेंड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 और 5। यहाँ 2 और 5 में मिनिमम पावर किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है। कितना पावर है, 1। हेंस इससे टोटल हम बस एक 10 बना सकते हैं। हेंस ट्रेलिंग जीरो विल बी ओनली 1। लेट्स से वी हैव 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 8। अब हमारे पास इसमें 5 तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 3 ही, हेंस 3 ही 5, 3 2 से मल्टीप्लाई होंगे और 3 10 बनाएंगे। सो दिस विल मेक 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, मतलब टोटल कितने ट्रिलियन जीरो आएंगे इसमें हमारे पास, ओनली 3 पॉसिबल। ओके, जैसे हमारे पास 2 गुने 5 पावर 10, इसमें भी अगेन मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, 2 का 1। 2 में कितना पावर है, एक ही पावर है, 5 में 10 है, मतलब एक ही 2 को यूज कर सकते हैं, मतलब 2 गुने 5 का एक ही पेयर बनेगा ये। एंड रेस्ट 5 पावर 9 विल बी यूजलेस। तो 10 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, एक ही है हमारे पास, तो क्या हो गया इसका ट्रेलिंग जीरो, हमारे पास आ गया 1। ओके, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 8 फैक्टोरियल। हमें पता है फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके पीछे चलते चले जाएंगे। हमने बोला है कि इसको अगर आप सॉल्व करो, दैट इज इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आए उसके एंड में कितने जीरो होंगे। मैंने बोला जीरो देखना है तो आप नंबर ऑफ 2 देखो खाली और नंबर ऑफ 5 देखो। तो नंबर ऑफ 2 अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिखेगा कि एक 5 यहाँ है और बाकी जगह 2 है। मिनिमम नंबर ऑफ 2 और 5 इज गोइंग टू फॉर्म नंबर ऑफ टेंस। तो यहाँ आप कितने 10 बना सकते हो। 10 बनाने के लिए आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे दोनों के पेयर उतने 10 बनेंगे। यहाँ हमारे पास एक ही 5 है, मतलब सिर्फ एक 10 बन सकता है। नाउ वी लुक एट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स की नंबर जो है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेट्स से है 2 पावर n के नंबर, दैट इज 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। तो 2 4 8 6 16, इनका टेस्ट कैसे करेंगे। तो अगर 2 है टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, तो लास्ट डिजिट उस नंबर का 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 4 है तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। 8 है तो लास्ट 3 डिजिट, 16 है तो लास्ट 4 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 182। वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, उसके लिए क्या देखेंगे हम देखेंगे कि लास्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो वी विल से दिस इज डिविजिबल बाई 2। अगर हम देखना चाहते हैं कि वेदर इट इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, तो क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, मतलब 82 डिवाइड होता है 8 से 4 से कि नहीं, नहीं होता है, हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल। देन हमारे पास क्या है, लास्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट क्या है इसका, 182। तो वेदर 182 इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट, उसके लिए क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। तो ऐसे करके हम 2 पावर n के नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देन हमारे पास आता है 5। तो 5 के केस में होता है कि लास्ट डिजिट इज इधर 0 और 5। तो 5 का अगर आप टेबल देखो तो क्या होता है, 5 10 15 20 25 30, तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 होता है या 5 होता है। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया है XY7B 4 डिजिट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी। तो बी में ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 7B डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से। तो 7B डिविजिबल बाई 4 मतलब बी की जगह क्या क्या आ सकता है, तो 7, अगर आप 4 का टेबल देखो तो 68 डिविजिबल बाई 4,
देन उसके बाद कौन सा नंबर 70 से 80 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, तो 72 डिविजिबल होता है, 76। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 और 6, मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी बिकम्स 2 plus 6 that is equals to 8. Now we will look at divisibility test of 3 and 9. So to check if a number is divisible by 3 or it is divisible by 9, we have to sum all the digits available in that number, और उस नंबर के सम का हम देखेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं 3 या 9 से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऐसा लोएस्ट नंबर बताओ जो 35720 में ऐड हो जाए कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट हम देखेंगे क्या है, 3 + 5 + 7 + 2 + 0 मतलब 17। वेदर 17 इज डिविजिबल बाई 9, नहीं। तो क्या इसमें ऐड करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो मिनिमम क्या ऐड कर सकते हैं, 1, बिकॉज 9 2 18 हमें पता है, हेंस लोएस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू 35720 इज 1। करने से क्या हो जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 बनने से इट विल बी डिविजिबल बाई 9, hence the number is going to be 35721. Now coming to 11, अगर देखना है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर्स हैं उसका सम लेंगे, इवन प्लेसेस पे जितने नंबर है उनका सम लेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे और देखेंगे वेदर इट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर हुआ तो हम कहेंगे इट इज डिविजिबल बाई 11। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास है 7480, तो क्या बोला मैंने इसमें कि ऑड नंबर पे जितने नंबर है उनका सम, मतलब 7 + 4 दैट इज दिस, ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर है, देन इवन प्लेसेस पे क्या है 4 और 0, इन दोनों का सम करेंगे एंड देन डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सम ऑफ ऑड इज 15, सम ऑफ इवन इज 4, दोनों का डिफरेंस 11। मैंने बोला अगर डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो इट विल बी डिविजिबल बाई 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। देन हमारे पास आता है 7, वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट होगा जिस भी नंबर का हम चेक करने वाले हैं उसको अलग उठाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर बचा हुआ रह गया नंबर हटाने के बाद उससे माइनस करेंगे और फिर उसका देखेंगे whether it is divisible by 7 or not. So first step, multiply last digit by 2, then write the number without the last digit and subtract step 2 with step 1. Example के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। And if the difference is 0 or a multiple of 7, then we say it will be divisible by 7. For example, let's say हमारे पास है 357, तो स्टेप 1 लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट क्या है 7, तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा 7 × 2 मतलब 14। स्टेप 2 राइट द नंबर विदाउट लास्ट डिजिट, तो विदाउट लास्ट डिजिट क्या है 35, दैट इज 7 को हटा दिया तो बन गया हमारे पास 35। स्टेप 3 क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35 - 14 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 21। अब इसको देखेंगे 21 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो 7 3 are 21, दैट मीन्स 357 इज अ डिविजिबल बाई 7। नाउ इन केस अगर ये 21, तो अभी हमने आराम से टेबल में हमको याद है 7 3 से 21 है। अगर नंबर बड़ा होता, दैट इज यहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास 3 या 4 डिजिट का नंबर आता इस पोजीशन पे, तो क्या करते, तो वही करते जो हम यहाँ से स्टार्ट करें, दैट इज इसके भी लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, देन इससे माइनस करते, देन डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो दिस इज हाउ वी डू डिविजिबिलिटी चेक यूजिंग दिस ऑफ 7। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज 5125। तो स्टेप 1 लास्ट डिजिट इज 5, 2 से मल्टीप्लाई 10, बचा क्या 512, 512 से 10 को माइनस कर देंगे, तो 512 - 10 बना कितना 502। अब हमें देखना है 502 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट, 502 का लास्ट डिजिट 2 इंटू 2 कर देंगे, उसको हम क्या हो जाएगा वो 4, तो लास्ट डिजिट इज 4। स्टेप 2 माइनस कर दो, सो 50 - 4 मतलब कितना आ गया 46, वेदर 46 इज डिविजिबल बाई 7, हेंस 5125 is not divisible by 7. So this is the divisibility test of 7. Now हमारे पास एक थ्योरम है दैट अगर कोई एक नंबर है जो 7, 11 या 13 से डिविजिबल है और 6 डिजिट का नंबर है, तो नंबर किस फॉर्म में होगा, XYZ के फॉर्म में होगा। और अगर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो 1001 से भी डिविजिबल होगा। वाई, बिकॉज 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू 1001। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x 2y 6z, दिया हुआ है कि ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड x - y + 3z। तो हमने देखा कि अगर कोई एक 6 डिजिट नंबर जो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होता है,
तो वो XYZ के फॉर्म में होता है, मतलब 5x2y6z इज इन द फॉर्म ऑफ XYZ, मतलब ये जो तीनों टर्म है दैट इज 5 एंड y सेम होंगे, x एंड 6 सेम होगा, 2 एंड z सेम होगा। क्यों? क्योंकि XYZ सेम पैटर्न रिपीट, तो वैसे ही 2 इज इक्वल्स टू z, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू 6 एंड 2 इज इक्वल्स टू z। x y z की वैल्यू आ गई, वी हैव टू फाइंड x माइनस y प्लस 3z, तो आंसर इज गोइंग टू बी 7। नाउ लेट्स से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6, ये 72 से डिविजिबल है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड 5x माइनस 3y और लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 72 मतलब होता है 8 9, 8 इंटू 9, 8 9 72, मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 8, रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 8 से, मतलब इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है 9y6, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। अब मैं कहता हूँ कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर 9/6 इज डिविजिबल बाई 4, तो उसका रूल क्या है, रूल है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, मतलब y6 क्या क्या हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट इज 16 36 56 76 एंड 96। सिमिलरली हमसे कहा है कि ये 72 से डिविजिबल है, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होगा। 9 का हमें रूल पता है क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, इसका सम क्या आएगा 49 प्लस x। अब x क्या हो सकता है हमारे पास, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो 49 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 9, x की ओनली पॉसिबल वैल्यू है 5, क्यों, क्योंकि 49 प्लस 5 क्या होगा 54, 9 की टेबल में 54 आता है, तो सिंगल डिजिट x क्या ऐड करे 49 में कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो है 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने कहा कि ये 4 से डिविजिबल होने के लिए इसको 16 36 56 76 या 96 में से कुछ एक होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 8 से भी डिविजिबल है, मतलब पॉसिबल क्या है 916 936 956 976 एंड 996। अब इनमें कौन से नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे, तो द नंबर डिविजिबल बाय 8 आर 936 एंड 976। एंड हमसे कहा है y क्या है, y इज द लीस्ट, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, लीस्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस वन, बिकॉज क्या है 936, तो y बिकम्स 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, लीस्ट वैल्यू आ गई y की हमारे पास 3, 5x minus 3y is equals to 25 minus 9 is equals to 16. Now we will look at Venn diagram. So first of all, what is Venn diagram? It is a pictorial way to represent set, उनके बीच का relation and operation performed on them. So first of all, what is a set? Set is the collection of distinct items which is represented by a circle. ठीक है, ऐसे देखेंगे set क्या होता है, set is collection of distinct items और रिप्रेजेंट उसको कैसे करते हैं, कैसे, सर्कल से, और उस सर्कल के अंदर वो सारे आइटम लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक सेट है सेट ए, सेट ए उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है। सेट बी उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिसको एप्पल पसंद है। और मैंने कहा क्या है, सेट रिप्रेजेंट कैसे करता है, सर्कल से। तो एक सर्कल होगा सेट ए में, और सेट ए के अंदर, उस सर्कल के अंदर जितने चीजें होंगी उसको क्या कहेंगे, देज आर द पीपल हु लाइक ऑरेंज। वैसे ही सेट बी होगा, सेट बी के अंदर भी क्या होगा, सेट बी इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, एंड उसके अंदर जितनी चीजें होंगी वो सब रिप्रेजेंट करेंगी सेट बी की चीजें। सो दीज डॉट्स आर द पीपल हु लाइक एप्पल, एंड इस साइड में क्या है, सेट ए में डॉट्स क्या है, द पीपल हु लाइक ऑरेंज। ओके, तो लेट्स से हमारे पास दिया हुआ है एक सेट है हमारे पास जो पीपल हु लाइक ऑरेंज, सेट बी पीपल हु लाइक एप्पल। तो रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, सबसे पहले हमारे पास होगा सेट ए, एंड सेट ए विल हैव ऑल द पीपल हु लाइक ऑरेंज, देन हमारे पास होगा सेट बी में होगा पीपल हु लाइक एप्पल। तो रियलिटी में ये तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको एप्पल पसंद होगा, ऐसे कुछ होंगे इनको ऑरेंज पसंद होगा, ऐसे कुछ होंगे इनको दोनों पसंद होंगे, और ऐसे कुछ होंगे इनको दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद होगा। तो ये ओवरलैप करेगा सर्कल, और जो ये ओवरलैपिंग पार्ट है दिस पोर्शन, इस पोर्शन के बीच में जो भी लोग होंगे वो कौन से होंगे, हु लाइक्स बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। एंड इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, तो इसमें ये कौन से लोग होंगे, दीज आर द पीपल हु लाइक ओनली ऑरेंज, ये एप्पल को लाइक नहीं करते हैं, क्यों, अगर लाइक करते तो इंटरसेक्शन होता, इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब दीज आर द पीपल हु लाइक ओनली ऑरेंज। वैसे ही इस साइड भी ये लोग कौन होंगे, ये लोग होंगे पीपल हु ओनली लाइक एप्पल।
अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग थे हु लाइक ओनली ऑरेंज, दे डू नॉट लाइक एप्पल, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दीज पीपल डजंट लाइक एप्पल वेयर एज दीज पीपल डोंट लाइक ऑरेंज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्कल के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सब उस सेट के अंदर आती है। इंटरसेक्शन दिखाता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ, दैट इज इन दिस केस ऑरेंज भी लाइक कर रहे हैं, एप्पल भी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, इनको अंगूर पसंद है, वो कहाँ जाएंगे? वो तो ना सेट ए के अंदर होंगे ना सेट बी के अंदर होंगे, या इनके इंटरसेक्शन में होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इन सबके बाहर रहेंगे, दैट इज डजंट लाइक ईदर एप्पल और ऑरेंज। एंड अगर इन सारे लोगों को मिला दूं तो दुनिया के सारे लोग बन जाएंगे, दैट इज कुछ लोग होंगे जिनको एप्पल पसंद होगा, कुछ होंगे इनको नहीं होगा, कुछ होंगे इनको दोनों पसंद होगा, और जो बाकी बचे होंगे वो होंगे इनको दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगता है। तो ये पूरे जितने भी कंपोनेंट्स है इसके अंदर हमें दिख रहे हैं, दे रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ पीपल ऑन अर्थ। ठीक है, ये पूरा जो सेट बन के आया हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सल सेट के बाहर कोई एक इंसान नहीं होगा, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ लेट्स से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द टाइप ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ऑरेंज, ओनली एप्पल, लाइक बोथ, डजंट लाइक बोथ। तो ऐसे कौन से लोग हैं हु लाइक ओनली ऑरेंज, ऑरेंज के सिवा उनको कुछ नहीं पसंद है, सेब वेब नहीं पसंद है, तो वो कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे ये वाले, दैट इज वन। ये सारे लोग, इनको सिर्फ ऑरेंज पसंद है, इनको सेब वेब से कोई मतलब नहीं है। देन ओनली एप्पल, ऐसे लोग जिनको सिर्फ सेब पसंद है, तो सिर्फ सेब वाले कहाँ हैं? इतने सारे लोग हैं, ये कहाँ है? टू में है। देन ऐसे लोग हु लाइक बोथ, जिनको सेब भी पसंद है और संतरा भी पसंद है, तो वो कहाँ? दोनों के बीच में आएंगे, इंटरसेक्शन में, तो वो कौन से लोग हैं? नंबर 3। एंड ऐसे कौन से लोग हैं इनको दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, वो आएंगे इन दोनों सेट के बाहर, दैट इज 4। तो दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ए यू बी ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन लिखिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ए और बी दोनों के लोगों को मिला देने की बात हो रही है। मिलाएंगे कैसे? मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 1 + 2 + 3 कर देंगे सिंपली, ये यूनियन हो जाएगा। इसको हम एक और चीज कह सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी ए + बी -3। अब ये -3 कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि अगर आप ए को लिखते हो और आप बी को भी लिखते हो, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए के अंदर भी है, ये बी के अंदर भी है। जब आपने ए लिखा तो यू मेड दिस सर्कल, उसमें ये वाला पोर्शन था। जब आपने बी लिखा तो आपने फिर से एक सर्कल लिखा, उसमें ये वाला पोर्शन था। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपने 2 बार रिपीट किया है, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, हेंस -3। तो दिस इज ए यूनियन बी। वैसे ही हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा? कॉमन चीजें देखनी है दोनों के बीच में, इंटरसेक्शन में जो भी चीजें लाई करेंगी दैट विल बी आर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसमें इंटरसेक्शन भी क्या है? सी। फिर हमारे पास एक आता है नोटेशन, एक के ऊपर ऐसे एक लाइन खींची रहेगी, इसको कहेंगे बार, और इसको पढ़ेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे नॉट ए। मतलब ऐसी चीजें जो ए के अंडर नहीं है। ए सेट हमारा क्या है? पूरा संतरे वाला, ये दैट इज दिस इज सेट ए। तो नॉट ए मतलब वो चीजें जो ए के अंदर नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? 3 नहीं है और 4 नहीं है। तो दिस विल बी 2 + 4। नाउ इन रिप्रेजेंटेशन वी राइट एन ए। एन ए लिखने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। वैसे ही अगर हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या होगा? वैसे बाय द वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसे कितने सारे नंबर है 500 से 600 के बीच में, इंक्लूडिंग 500 एंड 600, जो ना तो 3 से डिवाइड हो ना 7 से डिवाइड हो। मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 500 से 600 इंक्लूडिंग बोथ, उनके बारे में बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से ना हो 7 से ना हो। मतलब ऐसे नंबर जो 3 के भी बाहर आए, 3 के सेट के भी बाहर आए और 7 के सेट के भी बाहर आए, दैट इज आर, जो बच गए। तो मतलब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। अब अगर आप देखो तो 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ? वो इंटरसेक्शन क्या हुआ? वो 21 से डिवाइड हो रहा है। ओके,
So we'll have to consider about the numbers which are divisible by 21 as well. क्यों? क्योंकि अगर 3 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 और 7 दोनों से, मतलब 7 3 जा 21 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले वी विल लुक एट n of r, what will be, is equal to n of u minus n3 minus n7 plus n21. So let's start. तो सबसे पहले divisible by 3, then 7, then divisible by 21. 500 से 600 के बीच में कौन कौन से नंबर, कितने नंबर हैं ऐसे जो 3 से डिवाइड होंगे? तो कैसे चेक करेंगे हम? 500 डिवाइड होता नहीं है, वी नो द नियरेस्ट नंबर क्लोजेस्ट टू 500 इज 501. 501 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 3 एंड एंड में हमें साफ साफ पता है कि 600 ऑब्वियसली डिवाइड होता ही है. सो 501 504 600. अब हमें ये सीरीज देखना है कि ये टोटल नंबर हैं कितने. तो इसको हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं. तो अगर पहले वाले को हमने 3 से डिवाइड किया, सारे नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आएगा 167 168 और एंड करेगा 200 तक. एंड 167 168 ये कंसेक्यूटिव है, हेंस 200 माइनस 167 प्लस 1 इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 200 माइनस 167 प्लस 1 हो गया हमारे पास 34. मतलब 500 से 600 के बीच में टोटल 34 ऐसे नंबर है और 3 से डिवाइड हो रहे हैं. अब ऐसे ही हम देखेंगे 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं. तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे, हमें पता है कि अगर हम 500 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो हमारे पास आता है 71 पॉइंट समथिंग समथिंग. अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 500 से बड़े हों, 500 को इंक्लूड करें, 500 से बड़े हों और 7 से डिवाइड होते हैं. तो 71 पॉइंट XX आ रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम 7 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 से छोटा नंबर आएगा. तो मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 7 को? 72 से. हेंस हमारा पहला नंबर जो स्टार्ट होगा वो होगा 72 से. वाई? बिकॉज 72 टाइम्स 7 विल गिव अस अ नंबर बिगर देन 500 विच इज डिविजिबल बाई 7. वैसे ही अब 600 का देखेंगे तो क्या होगा? 600 अगर डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 85.xx. अब अगर 85 से ज्यादा गए, दैट इज 86 किया, तो ये 600 के बाद का नंबर देगा, दैट इज 600 से आगे का नंबर देगा. हमें चाहिए क्या? 600 से कम. हेंस 85 को कंसिडर करेंगे बिकॉज 85 इंटू 7 विल गिव अस अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 बट लेस देन 600. तो टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे? 72. 85 क्या होगा? 85 माइनस 72 प्लस 1. तो दिस गिव्स अस 14. अब ऐसे ही एक बार हम 21 का देखेंगे तो 21 के लिए भी क्या करेंगे? 500 बाई 21 करेंगे, आएगा हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 23.xx. तो इसको हम कंसिडर करेंगे क्या? 24. क्यों? क्योंकि हमको 500 से आगे का नंबर चाहिए. सिमिलरली 600 बाई 21 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिस विल गिव्स अस 28.xx. हमें 600 के अंदर का नंबर चाहिए तो हम 28 कंसिडर करेंगे, तो मतलब 24 से 28, मतलब 28 माइनस 24 प्लस 1 क्या दे देगा हमको? 5. हमारे पास आ गए टोटल 34 नंबर है 3 से डिविजिबल, टोटल 14 नंबर है 7 से डिविजिबल, टोटल 5 नंबर है 21 से डिविजिबल. तो हमसे पूछ रहा है तीनों से, दोनों से नहीं होने चाहिए, 3 से भी 7 से भी. तो क्या हमने ऊपर फॉर्म लिखा था? एन ओ आर इज इक्वल टू दिस. सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, 101 माइनस 34 माइनस 14 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 15. Now next what we have is HCF and LCM. So first of all HCF means highest common factor या फिर इसको हम GCD भी कहते हैं, that is greatest common divisor. So whenever in a question आपसे पूछा जाए कि HCF निकालो किसी दो नंबर या तीन नंबर का, तो हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं पहले क्या है, देन देखना है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो सब में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 18. तो 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 12. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 18 निकालेंगे हम, विच टर्न्स आउट टू बी 1 2 3 6 9 18. अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? हमें साफ दिख रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है. एंड देन इनमें हाईएस्ट कौन सा आता है? तो हाईएस्ट इज 6, हेंस HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6. देन वी हैव LCM. LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब अगर दो नंबर का हमसे LCM पूछा है तो इसका मतलब ये पूछा है कि दोनों नंबर के टेबल में जो वैल्यूज आ रही है उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम देखते हैं फाइंड LCM ऑफ 4 एंड 6. तो हम 4 का टेबल लिखेंगे, हम 6 का टेबल लिखेंगे और देखेंगे सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सकता है. तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 वन जा 4, 8 12 16 20. वैसे ही 6 का मल्टीपल हम लिखेंगे, दैट इज 6 12 18 24 30. अब इसमें हमको देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल.
तो सबसे छोटा और कॉमन कौन सा नंबर है इसमें? तो वी कैन सी दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 is 12. So this is LCM. Then let's say we have a question of finding HCF of 90 and 120. तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 90 का 120 का। तो 90 क्या होता है? 90 मतलब 9 into 10, जो कि हम 9 को कह सकते हैं 3 into 3, 5 10 को कह सकते हैं 5 into 2। तो ये बन गया हमारे पास 2 into 3 square into 5। सिमिलरली 120 को क्या कहेंगे? 120 हुआ 6 into 2 into 10 बिकॉज 12 into 10। इसको लिख देंगे हम लोग 3 into 2 into 2 into 2 into 5। ये बन गया 2 क्यूब into 3 into 5। एचसीएफ हमारा कहता है कि whenever you have to find HCF, you find the product of the lowest power of all common primes। तो यहाँ कॉमन प्राइम कौन कौन सकते हैं? 2 है, 3 है, 5 है। दैट इज 2 3 5 दोनों में है, 90 में भी है एंड 120 में भी है। तो वो लिखेंगे एंड उसके लोएस्ट पावर लिखेंगे। जैसे 2 में ऊपर 90 में 2 का पावर 1 है और 120 में 2 का पावर 3 है, तो हमें लोएस्ट वाला लिखना है, दैट इज 1 लिखेंगे 90 वाला। देन उसके बाद आता है 3 स्क्वायर, नीचे है 3 लिखेंगे। तो 3 में भी लोएस्ट पावर कौन सकता है? 2 है, यहाँ 1 है, लोएस्ट इज 1, तो यहाँ 1 लिखा हमने। देन 5 में दोनों में सेम पावर है, दैट इज 1, तो यहाँ 1 लिखा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 5 3 जा 15, 2 जा 30। देन हमारे पास एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 120। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था 90 और 120 का क्या होता है, तो सेम हमने लिखनी है। नाउ एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर। अभी हमने क्या किया था? लोएस्ट पावर किया था, अब यहाँ हाईएस्ट पावर करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ऑफ 90 एंड 120 में? फर्स्ट ऑफ ऑल इन पावर ऑफ 2 हमारे पास ऊपर है 1, 90 में 1 है एंड 120 में पावर है 3, हाईएस्ट पावर हुआ 3, तो यहाँ 3 आया। देन यहाँ है हमारे पास 2, यहाँ है हमारे पास 1, हाईएस्ट कौन सा है? 2, तो यहाँ 2 आया। यहाँ बोथ आर सेम, हेंस एग्जैक्ट सेम, हेंस आंसर टर्न्स आउट टू बी एलसीएम ऑफ 90 एंड 120। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 360। सिमिलरली लेट्स से हमारे उससे एलसीएम पूछा 24, 72 एंड 64 का। एक तो तरीका था ये जो हमने अभी किया प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। एक आता है फिर हमारा डिवीजन मेथड। उसमें क्या करते हैं? लेट्स से हमारे पास है 3 नंबर 24, 72, 64। तो तीनों नंबर के हमने ऐसे लिखा। अब हमें देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जो तीनों या मिनिमम इनमें से किसी दो को डिवाइड कर रहा हो। ओके, तो लेट्स से हमारे पास हमने देखा, हमें पता चला 8 है ऐसा नंबर। 8 डिवाइड करेगा तीनों को, तो हम 8 से डिवाइड किया, 8 3 से 24, 8 9 से 72, 8 8 से 64। अब हमारे पास आया 3 9 और 8। तो अब हमें देखना है 3 9 और 8 क्या ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? तो ऐसा नंबर नहीं है, बिकॉज 3 एंड 9 को 3 डिवाइड करेगा, 8 नहीं करेगा। तो हमें चाहिए मिनिमम 2 को डिवाइड करे। तो अगर 3 को हम लेते हैं तो 3 मिनिमम 2 को डिवाइड करेगा, दैट इज इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। तो मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड करे, तो हमने 3 लिया, उसके बाद डिवाइड किया, तो क्या आया? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एंड 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 8 को एज इट इज हमने लिख लिया। नाउ इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे इस पोजीशन पे हम यहाँ पे रुक गए। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनमें से किसी एक दो को डिवाइड करे। तो जब ये तीनों आपस में को प्राइम हो जाते हैं, दैट इज इनमें कॉमन फैक्टर नहीं बचता है, तो वहां पे हमें रुक जाना है। फिर क्या करना है कि बाहर के जितने टर्म है, ये 8 3 1 3 8, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ गया 576। देन आता है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है दो टर्म है 2/3 एंड 4/5। अब हमें पूछा है इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज अगर इन दोनों नंबर का, इन दोनों फ्रैक्शंस का हमसे पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? जो इनका न्यूमरेटर है उसका हम ले लेंगे एचसीएफ, मतलब 2 और 4 का एचसीएफ डिवाइडेड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम। तो ऐसे निकलता है फ्रैक्शंस का एचसीएफ। वैसे ही एलसीएम कैसे निकलता है फ्रैक्शन का? तो सेम थिंग, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसको याद कैसे रखेंगे? अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ कर दो, बचा क्या? एलसीएम, तो नीचे जाएगा वो। और एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर में एलसीएम कर दो, बचा क्या? एचसीएफ, तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ कमिंग टू, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। किसी भी नंबर का, दो नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं या एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं हम, कि एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। मतलब लेट्स से हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ पता है हमें, उसका एलसीएम पता है, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू उन नंबर्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास दिया है दो नंबर है जिसका एलसीएम है 840 और उसका एचसीएफ है 7।
दोनों में से एक नंबर है अगर 56 तो दूसरा नंबर निकालना है। तो हमने कहा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब HCF ऑफ x एंड 56 इंटू LCM ऑफ x एंड 56 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 56 इंटू x। HCF हमें दिया है 7, LCM 840 इज इक्वल टू 56x। इससे हमारा आ गया x इज इक्वल टू 105। लेट्स से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज HCF और LCM दिया है। HCF है 8, LCM है 48 और दोनों नंबर का रेशियो दिया है 2:3। देन पूछ रहा है फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो हमें पता है HCF ऑफ x एंड y इंटू LCM ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू x एंड y। हमें HCF और LCM दिया है, मतलब 8 इंटू 48 दिया है, देन इज इक्वल्स टू रेशियो क्या दिया है नंबर का 2:3। तो एक नंबर अगर 2x है तो दूसरा क्या होगा 3x। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास नंबर का रेशियो था 2:3, तो नंबर क्या थे 2x 3x, x की वैल्यू आ गई तो दोनों नंबर क्या होंगे 2x एंड 3x, मतलब 16 और 24। क्वेश्चन ने पूछा था लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, तो इन दोनों में से लार्जर कौन सा है 24, हेंस आंसर बिकम लार्जेस्ट इज 24। देन हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि दो नंबर का सम है 60 और उन दोनों का प्रोडक्ट है 875 और हमसे पूछ रहा है HCF क्या है। तो क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन दैट a प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड ab इज इक्वल टू 875। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी पता है, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको आप सॉल्व करोगे अगर अंडर रूट वाले टर्म को, तो ये a माइनस बी ही आएगा। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 60, हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू दी हुई है। अगर उसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास a माइनस बी क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 875, ये हो गया 3600 माइनस 3500, ये हो गया a माइनस बी की वैल्यू, हेंस a माइनस बी से क्या आ जाएगा 10, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10। हमसे पूछा है फाइंड HCF, a की वैल्यू हमें पता है, हाउ, बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 60। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा b कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, ये हो जाएगा 70, ये बनेगा 2a, तो 2a इधर 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा 70 को तो क्या बनेगा 35। अब अगर a 35 है तो b कितना हुआ 25। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है इसको। देन इसके बाद हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछा था फाइंड HCF ऑफ दोज नंबर, तो 35 और 25 का HCF कितना होता है 5। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम प्रॉपर्टीज एंड रूल्स, दैट इज लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x y z एंड लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस। मतलब ऐसा कोई नंबर जो लार्जेस्ट हो और एक्स वाई जेड तीनों को डिवाइड करता हो, और तीनों को जब डिवाइड करे तो आंसर में उसका रिमाइंडर बचता हो आर और तीनों में सेम हो, तो उसको वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा HCF ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल इससे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नंबर है 1062 1134 एंड 1182। इसको जब हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो तीनों के केस में y रिमाइंडर आता है। हमसे पूछ रहा है x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा वो लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, वो होता क्या है, वो HCF होता है x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स का। तो यहाँ कितना होगा HCF ऑफ 1062 माइनस 1134, 1134 माइनस 1182 एंड 1182 माइनस 1064, मतलब HCF हमें किसका निकालना है, हमें 72, 48 और 120 का। इसका आप HCF कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। 72 हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 48 है 2 पावर 4 इंटू 3, 120 है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करते हैं हम, प्राइम नंबर जितने हैं ये बेस, इसको लिखते हैं और इनकी लोएस्ट पावर देखते हैं। लोएस्ट पावर क्या है 4 3 3, 3 लोएस्ट तो 2 में आएगा 3। सिमिलरली वैसे ही 3 में देखेंगे, 3 में लोएस्ट पावर कितना है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो लोएस्ट पावर इज 1। ओके, एंड 5 में लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 5 में 0 पावर है, दैट इज 5 है ही नहीं। यहाँ भी 5 में 0 पावर है, यहाँ 5 में 1 पावर है, तो लोएस्ट क्या आएगा 5 पावर 0। हेंस एक्स कितना आ गया हमारे पास 2 क्यू इंटू 3 इंटू 5 पावर 0 इंटू इज इक्वल टू 1, मतलब 5 पावर 0 को नहीं लिखा। हेंस आंसर कितना आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 24। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इससे y की वैल्यू क्या आई 1062/24। हम डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या है, बिकॉज लिखा हुआ है कि y इज द रिमाइंडर इन ईच केस। तो डिवाइड कर लिया हमने x से, रिमाइंडर हमारा आया 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x माइनस वाई बराबर 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला जो प्रॉपर्टी या रूल है ये हमें याद रखना है, दैट इज अगर एक नंबर तीन नंबर को डिवाइड कर रहा है, तीनों में सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, वो नंबर होगा HCF उन नंबर्स के डिफरेंसेस का, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। देन हम एक सेकंड
प्रॉपर्टी या सेकंड एक आइडेंटिटी या रूल देखते हैं, दैट इज अभी हमने क्या किया था, हमने डिवाइड किया था एक्स वाई जेड को एक नंबर से और तीनों में सेम रिमाइंडर आ रहा था आर आर आर। अब वाले केस में क्या होगा, हम जब डिवाइड करेंगे तो तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, ए, रिमाइंडर आएगा बी, रिमाइंडर आएगा सी। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, तो उस नंबर का सोल्यूशन होता है एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी, दैट इज वो नंबर एंड उसका रिमाइंडर दोनों को माइनस करो, एच सी एफ निकालो। नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज दैट what is the smallest number which is divided by xyz and leaves remainder r। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है एक्स वाई और जेड का और उसमें आर ऐड कर देना है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा हमसे कि तीन नंबर दिए हैं एक्स वाई जेड और कह रहा है कि एक नंबर है जो उन तीनों को डिवाइड करता है, तीनों नंबर को, और तीनों नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आर लीव करता है, तो वो नंबर क्या है, तो दैट नंबर इज एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड plus remainder। Then second we have is what is the smallest number which is divided by xyz and leaves remainder abc respectively। अभी हमने किया था तीनों में सेम रिमाइंडर था आर आर आर, इस केस में क्या है, तीनों में डिफरेंट रिमाइंडर है, दैट इज रिमाइंडर इज ए, रिमाइंडर इज बी एंड रिमाइंडर इज सी एक्स वाई और जेड के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, एंड के की वैल्यू क्या होगी, के विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए विच विल बी इक्वल टू वाई माइनस बी विच विल बी इक्वल टू जेड माइनस सी। Now next what we have is remainder। So what is remainder? Remainder is the amount left after dividing the dividend by divisor। So division का फॉर्म क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं, that is dividend divisor quotient remainder। divisor divides the dividend, एक क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक क्वेश्चन देखते हैं 7/2, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 is 6, रिमाइंडर बिकम्स 1, एंड हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, और वी कैन राइट दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, क्वोशेंट है 24 और रिमाइंडर है 13, नंबर पूछ रहा है हमसे है क्या, सो हेयर दिया हुआ है हमारे पास, डिवाइजर है 38, क्वोशेंट है 24 है, रिमाइंडर है 13, देन नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज नंबर, वो क्या होता है, हमने ऊपर अभी ग्रीन में ये लिख रखा है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, हेंस डिविडेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 इंटू 24 प्लस 30 मतलब 925। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर दैट रिमाइंडर्स आर एडिटिव। मतलब इसका फॉर एग्जांपल इससे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11/5। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो सम है उसको सम करें एंड देन 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर देख लें। सेकंड ऑप्शन इज यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट रिमाइंडर्स आर एडिटिव। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2/5 प्लस 7/5 प्लस 9/5 प्लस 11/5 इनका रिमाइंडर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन का हम रिमाइंडर चेक करेंगे, सबको आपस में ऐड कर देंगे। सो 2/5, अगर 2 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। सिमिलरली अगर 7 से करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2। अगर 9 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 4। 11 को 5 से किया तो रिमाइंडर आया 1। मैंने बोला रिमाइंडर्स आर एडिटिव, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 9। अब 9 इज ग्रेटर देन 5, जिस जो हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, तो रिमाइंडर तो कभी इससे बड़ा हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे 5 से। एक बार और हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया हमारा 4। तो रिमाइंडर्स आर एडिटिव। अगर एडिशन में दिया है तो इंडिविजुअल सबका कर लो, देन लेफ्ट में सम कर दो एंड मेक श्योर दैट द जो रिमाइंडर आया है वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इससे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5 पावर 16 एंड 5 पावर 25, दोनों को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर आ रहा है R1, दूसरे का रिमाइंडर आ रहा है R2, हमसे पूछ रहा है R1 प्लस R2 क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि 5 पावर n/6, इसका रिमाइंडर अगर n इज इक्वल्स टू ऑड, दैट इज पावर जो 5 के ऊपर है वो 1 3 5 7 है, तो रिमाइंडर उसके इसमें हमेशा क्या आएगा 5। कैसे देख लो, अगर 5 पावर n में हम n की वैल्यू डालते हैं 1 तो क्या बनेगा 5/6। 5/6 को अगर हम कैलकुलेट करें तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 6 से छोटा है, वही रिमाइंडर आ जाएगा 5। अगर n की पावर लेट्स से 3 है, दैट इज दिस, तो क्या आएगा 5 पावर 3 मतलब 125। 125 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 120 तो डिवाइड हो जाएगा, देन बचेगा क्या हमारे पास 5, हेंस रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 5 अगर n ऑड हुआ तो। सिमिलरली अगर n इवन हुआ तो दैट इज 5 पावर 2 क्या होता है 25। 25 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 है 24, रिमाइंडर 1। अगर पावर 4 हुआ तो भी 1, तो रिमाइंडर विल बी 1 इफ n इज इवन, रिमाइंडर विल बी 5 इफ n इज ऑड। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है,
5 पावर 16 एंड 5 पावर 25। पहला वाला क्या है हमारा, पहला वाला है 16 इज इवन, सो पहले वाले के केस में आएगा रिमाइंडर 1, तो R1 हमारा आ गया 1। दूसरे केस में 5 पावर 25/6, 25 इज ऑड, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा हमारा 5, तो R2 आ गया 5। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड R1 प्लस R2 बाई R2 इज इक्वल टू 6/5। हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि रिमाइंडर्स आर एडिटिव, वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन है कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 522 इंटू 361/5। पहला ऑप्शन ऊपर न्यूमरेटर में जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देन 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देख लो। सेकंड ऑप्शन यूज द प्रॉपर्टी दैट रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव में हमने क्या किया था, अलग अलग रिमाइंडर देखा था देन ऐड किया था। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे, अलग अलग रिमाइंडर देखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 522/5 इंटू 361/5, इन दोनों का रिमाइंडर अलग अलग निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 522 को 5 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 2, 361 को करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो टोटल रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, आंसर इज 2। Similarly, let's say we have a question that if 7 divides the integer n, 7 n को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है 2, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब 9n को डिवाइड करते हैं हम 7 से। मतलब अभी हमसे कह रहा है कि n को हमने डिवाइड किया 7 से, तो क्वोशंट आया q1, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 7 इंटू q1 प्लस 2। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 9n इज डिवाइडेड बाई n। 9n इज डिवाइडेड बाई 7, इसका हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अभी हमने ऊपर n की वैल्यू लिख रखी है 7q1 प्लस 2, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 7q1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। इसका रिमाइंडर हमें देखना है क्या होगा, ये 9 7 63 एंड 9 2 18। मैंने कहा था रिमाइंडर आर एडिटिव, अलग अलग कर लेंगे। पहले वाले केस में 63 वाले केस में 7 9 63 पूरा डिवाइड करेगा, हेंस रिमाइंडर विल बी 0 इन फर्स्ट, एंड सेकंड वाले में 7 2 14 प्लस 4 4 बचा, तो आ गया इससे हमारे पास क्या आंसर, रिमाइंडर विल बी 4। नाउ कमिंग टू व्हाट वी हैव इज नेगेटिव एंड अलजेब्रिक रिमाइंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से 15/4, इसका मतलब क्या हुआ, 15/4 का रिमाइंडर आता है 3, एंड हम इसको लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3, रिमाइंडर आया 3। सिमिलरली एक अलग देखते हैं 6/5। 6/5 में 6 को क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 1, इसमें रिमाइंडर है 1। हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर ये बताता है कि नंबर में से कितना तुम सब्सट्रैक्ट कर दो कि वो परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो 15, इस वाले केस में 15 में से तुम कितना सब्सट्रैक्ट कर दो कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर है 3। 15 में से अगर तुम 3 डिवाइड करते हो तो आ जाता है 12, 12 इज डिविजिबल बाई 4। सिमिलरली यहाँ 6 में से कितना तुम सब्सट्रैक्ट कर दो कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर है 1, तो 6 में से 1 हटा दो तो बन जाएगा 5, 5 विल बी डिवाइडेड बाई 5। अब अगर मैं कहूँ कि 15 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 -1 और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -1, सिमिलरली 6 इज इक्वल टू 2 गुने 5 -4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -4। अब मैंने कहा कि अगर रिमाइंडर उसमें से तुम सब्सट्रैक्ट कर दो, 15 में से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर दो उसका, तो 4 से वो डिविजिबल हो जाएगा। अभी मैंने 15 में से 3 घटाया था, अब अगर 15 में से मैं -1 हटाऊंगा तो क्या होगा, मतलब होगा 15 में 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा वो 16, 16 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली 6, अभी मैंने कहा कि 6 में से अगर तुम रिमाइंडर को माइनस करो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 में से तुमने 1 माइनस किया, 5 बन गया, वो 5 से डिवाइड हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर रिमाइंडर इज -4, तो 6 को अगर -4 से तुम माइनस करोगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10/5 डिवाइड हो रहा है। हेंस फॉर एवरी पॉजिटिव रिमाइंडर देयर इज अ नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे 3 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर था, वैसे ही उसका एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होगा। वो होता क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। मतलब -1 इस केस में, नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द पॉजिटिव रिमाइंडर 3 माइनस डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारे पास 4, क्या आया -1। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या बोला मैंने, बोला नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है 1 माइनस डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ हमारे पास क्या है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू -4। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तो हमने अभी देखा दैट नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। तो लेट्स से 520 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर इधर आएगा 2, दैट इज अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करें तो रिमाइंडर आएगा 2, ये है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइडर, मतलब दिस पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस द डिवाइजर। तो आंसर आया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आएगा, इधर 2 और -5। मतलब अगर 520 में से रिमाइंडर को हम माइनस करें
तो वो डिविजिबल होता है 7 से। ओके, तो फर्स्ट केस में अगर पॉजिटिव रिमाइंडर देखें तो 520 को अगर पॉजिटिव रिमाइंडर उससे माइनस करें तो आया 518, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, वो परफेक्टली डिविजिबल है। सिमिलरली अगर नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, अगर r इज इक्वल्स टू -5 तो 520 माइनस नेगेटिव रिमाइंडर तो क्या बन गया 525, डिवाइड किया हमने 7 से, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली डिविजिबल बाई 7 एंड रिमाइंडर आया 0। देन आई सजेस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये आगे काम आएगा। दीज आर द आइडेंटिटीज दैट इज वेरी यूजफुल। तो पहले वाले केस में क्या लिखा हुआ है, a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a प्लस b। इसका रिमाइंडर अगर पूछेगा तो आएगा 0 अगर n की वैल्यू ऑड है, दैट इज ये जो पावर है दोनों के ऊपर कॉमन पावर वो ऑड है तो 0। और सिमिलरली ये तो दो टर्म में था, अगर तीन टर्म है a पावर n प्लस b पावर n प्लस c पावर n डिवाइडेड बाई abc, इसका भी रिमाइंडर आएगा 0 इफ n इज इक्वल्स टू ऑड। सिमिलरली इफ a पावर n माइनस b पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस b, इसका रिमाइंडर अगर पूछेगा आपसे तो आएगा 0, n की वैल्यू कुछ भी इवन ऑड हर केस में आएगा 0। सिमिलरली a पावर n माइनस b पावर n अपॉन a प्लस b, इसका रिमाइंडर आएगा 0 व्हेन a इज इक्वल्स टू इवन। ओके, यहाँ देख यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस किया। ओके, इस केस में आया 0 व्हेन n इज इवन। नीचे है हमारे पास a प्लस 1 पावर n अपॉन a, इसका रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, एंड a माइनस 1 पावर n अपॉन a रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू इवन। इसमें आप कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अगर ऐसा आपको दिख रहा है जैसे 2 पावर समथिंग प्लस 3 पावर दैट सेम नंबर अपॉन 5, तो आपको ये याद आने जाना चाहिए, ये पिक्चर, इसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन लेट्स से हमारे पास एक जनरल फॉर्म हमें पता है, दैट इज हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 होगा डिविडेंड, 2 होगा डिवाइजर, 3 क्वोशंट, रिमाइंडर होगा 1। तो हम 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हमने फॉर्म देख रखा है। नाउ लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पी एक्स दिया है, दैट इज एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एंड ये डिविडेंट है एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब एक्स माइनस 2 से। तो एक क्वोशंट आएगा हमारे पास बन के और एक रिमाइंडर आएगा बन के। जैसे हमने इसको लिखा है सेम हम इस वाली चीज़ को भी लिख सकते हैं। इस वाली चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू, दैट इज पी एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस आर। ओके, सो एक्स माइनस 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है दैट इज द डिवाइजर है, जो एक्स माइनस 2 है उसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक एक्स की वैल्यू आएगी। उस वैल्यू एक्स की वैल्यू को अगर इसमें इस पूरे टर्म में पुट कर दूँ, एक्स की जगह वो वाली वैल्यू डाल दूँ तो क्या होगा, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। मतलब लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किया दैट इज एक्स माइनस 2, इस वाले टर्म को सॉल्व किया तो इससे क्या आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब एस एक्स इज इक्वल्स टू 2 को मैं इस वाले पूरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो पी एक्स की जगह हो जाएगा पी टू, यहाँ पे एक्स माइनस 2 की जगह हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू क्यू प्लस आर, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 विल बी 0, तो आर बचेगा, हेंस पी टू इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कभी क्वेश्चन में पूछा रहे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो इस केस में है पी एक्स या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसको अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो डिवाइजर है जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट करके 0 लिखना है, देन एक्स की वैल्यू निकालनी है, उस एक्स की वैल्यू को उठा के हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है उसके अंदर डाल देना है वैल्यू, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एफ ए। यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारे पास पी एक्स, एंड हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2, वाई बिकॉज दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए जो डिवाइजर है, यहाँ पे एक्स माइनस ए की जगह ए क्या है 2। ओके, एंड इस थ्योरम को कहते क्या है, इस थ्योरम को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक बार और ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, हम एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू वही होगी जो अगर हम उस डिवाइजर को सॉल्व करें, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस 2 को सॉल्व करें और उस एक्स की वैल्यू हम पी एक्स में जाके रख दें, जो भी आंसर बन के आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, हमें दिया है कि रिमाइंडर हमें बताना है जब 2x माइनस 1 डिवाइड करता है इस वाले टर्म से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, ये
और हमारे पास एफ एक्स इस जगह पे क्या है ये, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, मतलब 2x-1 को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को ले जाके इस वाले टर्म में पुट कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। हेयर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x-1, एंड हेयर लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है 2x-1। सॉल्व करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को, जिससे हमारे पास a क्या आ जाएगा 1/2, बिकॉज 2x-1 इज इक्वल्स टू 0, 1 उधर चला जाएगा प्लस 1, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, इससे आ गया हमारे पास a 1/2। मैंने कहा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर निकालना है तुमको तो क्या करो, एफ एक्स में x की जगह a डाल दो, दैट इज 1/2 डाल दो, तो मैं क्या होगा रिमाइंडर मैं बोलूँगा एफ ए इज इक्वल टू एफ 1/2। मैंने x की जगह वैल्यू डाली, मेरे पास आंसर क्या आ गया, टर्न आउट टू बी रिमाइंडर बिकम्स 11/16। तो दिस इज हाउ वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। देन हमारे पास आता है फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम ये कहता है कि a पावर p-1 अपॉन p का रिमाइंडर हमसे पूछेगा तो इट विल बी ऑलवेज 1, बशर्ते a एंड b को प्राइम हो। मतलब हमें देखना है कि जब भी इस फॉर्म में दिया है, दैट इज जो पावर यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज दिस पावर के नीचे जिससे डिवाइड हो रहा है उससे अगर एक कम है, और जो नीचे वाला नंबर है दैट इज p एंड जो बेस है a, ये दोनों को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 पावर 100 अपॉन 101, इसका रिमाइंडर अगर हमसे पूछे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे है p, ये है p-1, एंड मैं कह रहा हूँ p दैट इज 101 एंड a दैट इज 2, ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। 2 और 101 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम है, तो इसका आंसर हमेशा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1, एज 2 एंड 101 आर को प्राइम। दिस इज फॉर्मेट थ्योरम। देन व्हाट वी हैव इज कॉल्ड विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम ये कहता है कि p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p, इसका रिमाइंडर अगर निकालना है तो वो हमेशा आएगा p-1 बशर्ते p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 6 फैक्टोरियल अपॉन 7, इसका रिमाइंडर निकालना है, तो मैंने क्या कहा, नीचे जो है उससे ऊपर वाला एक कम, यहाँ 7 है तो ऊपर में 6, ठीक है, एंड जो नीचे नंबर लिखा है p, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 इज अ प्राइम नंबर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा रिमाइंडर का, p-1, दैट इज 7-1 6, बिकॉज 7 इज प्राइम। दिस इज विल्सन थ्योरम। नाउ लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन कि एक नंबर है, उसको हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 3, 4 और 7 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, 3, 5। हमसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा अगर 84 से डिवाइड करें। सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आता है उसको हम आगे लेके जाते हैं, उसी को डिवाइड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है लेट्स से एक्स, एक्स को हमने डिवाइड किया है 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2। हमसे कह रहा है कि सक्सेसिव डिवीजन है, तो अब हम जो क्वोशंट आया था Q1, अब उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशंट आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो इसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। तो क्वोशंट आया हमारे फर्स्ट केस में Q1, रिमाइंडर आया 2, हमसे कह रहा है उसको जब आप दोबारा सक्सेसफुली डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो मैंने Q1 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर आया 3, क्वोशंट है हमारे पास Q2। फिर मैं कह रहा हूँ उस वाले क्वोशंट को वापस सक्सेसफुली डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो तुम्हारे पास रिमाइंडर आ रहा है 5। तो मैंने Q2 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, Q2 क्या होगा 7 इंटू Q3 प्लस 5, Q1 क्या होगा 4 इंटू Q2 प्लस 3, एक्स क्या होगा 3 इंटू Q1 प्लस 2। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है Q2 की वैल्यू और यहाँ रखा हुआ है Q2, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो Q1 उससे हमारा क्या आ जाएगा, Q1 बन जाएगा 4 इंटू 7 Q3 प्लस 5 प्लस 3, इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया 28 Q3 प्लस 23। हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई Q3 के टर्म में। अगर मैं Q1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ दैट इज इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 28 Q3 प्लस 23 प्लस 2, आंसर आ गया 84 Q3 प्लस 71। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x लिखा हुआ है कितना 84 Q3 प्लस 71। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 84। अब अगर x को 84 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो सिंपली 84 Q3 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 84 एंड वी हैव टू चेक इट्स रिमाइंडर। तो मैंने बोला था रिमाइंडर इज एडिटिव, तो एक बार 84 Q3 में देखेंगे, देन एक बार 71 में देखेंगे। 84 Q3 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0 इन दिस केस। 71 इज लेस देन 84, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली वही नंबर, हेंस हमारे पास आंसर क्या आ गया 71। जैसे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस है 3951
और जब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट आ रहा है 12, रिमाइंडर आ रहा है 5, लार्जर जो नंबर है उसके डिजिट का सम बताना है। हमें पहले दिया है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, 39 51। देन हमसे कह रहा है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं बड़े को छोटे से, तो क्वोशिएंट आ रहा है 12, रिमाइंडर आ रहा है 3। मतलब एक्स को डिवाइड करते हैं वाई से, तो क्वोशिएंट आया 12, रिमाइंडर आया 3। इससे हम क्या लिख लेंगे, इससे हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू 12 गुने वाई प्लस 13। ओके, नाउ 12y प्लस 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 3951। ये कैसे किया हमने, हमने सिंपली एक्स की वैल्यू को 12y प्लस 3 यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आ गया 12y प्लस 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 3951। इससे आ गया 11y इज इक्वल टू 13 को उधर ले जाएंगे, बनेगा 3938। वाई इससे आ गया हमारे पास क्या 358। एक्स उससे आएगा हमारे पास क्या 4309। वाई की वैल्यू तुम या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, उससे एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स आ गया, वाई आ गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर भी। सॉल्व। फिर हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, दैट इज जब 200 को एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 8। अब पूछ रहा है हमसे ऐसे एक्स के कितने वैल्यू है। तो बेसिकली 200 को हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट आएगा, और हमसे कह रहा है रिमाइंडर आएगा 8, और पूछ रहा है कितने वैल्यू एक्स के हो सकते हैं। तो हम कहेंगे 200 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्वोशिएंट प्लस 8, और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192। 192 क्या होता है 2 पावर 6 इंटू 3। अब दो नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है 192, तो दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर 192 के फैक्टर्स होंगे। ओके, क्योंकि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तुमको 192 बनाना है तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, तभी तो 192 बन सकता है। हेंस x कैन बी एनी ऑफ द वन फैक्टर ऑफ 192 बट ग्रेटर देन 8। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 8, तो रिमाइंडर तो हमें पता है हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, मतलब x हमेशा 8 से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने कहा x कैन बी एनी ऑफ द वन फैक्टर ऑफ 192 बट इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 8। तो 192 पे टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, हमने अभी पीछे पढ़ा था, दैट इज टोटल नंबर फैक्टर्स कितने होते हैं, जो इंडेक्स में पावर लिखा है +1 इंटू इंडेक्स का पावर +1, तो 6 + 1 इंटू 1 + 1 2 आ गया 14। अब हमें देखना है कि 192 के फैक्टर लेस देन 8 क्या कौन कौन से हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं 192 के लेस देन 8, 1 2 3 4 6 8, टोटल है 6। हमसे पूछ रहा है एक्स की और टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती है। तो एक्स की वैल्यूज हो सकती है 192 का कोई भी फैक्टर, बस वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब 14 माइनस 6 पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स becomes 14 minus 6 is equals to 8. Now let's say we have another question कि अगर एक नंबर है उसको हम 363 से डिवाइड करते हैं तो 17 रिमाइंडर आता है। फिर पूछ रहा है कि अगर उसी नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास नंबर है x, उसको हमने 363 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया k, रिमाइंडर आया 17, मतलब x इज इक्वल टू 363k प्लस 17। 363 हमें पता है 11 स्क्वायर इंटू 3, तो 363 को हमने लिख दिया 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू के प्लस 17। अब हमसे कह रहा है कि व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 तब रिमाइंडर बताओ, मतलब x को हम 11 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर बताएं, तो मतलब 11 स्क्वायर इंटू 3 इंटू के प्लस 17 बाई 11 इसका रिमाइंडर बताना है। मैंने कहा रिमाइंडर इज एडिटिव, तो एक एक करके करेंगे। तो पहले इस वाले टर्म में क्या होगा, 11 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, हेंस यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 11 वन ज़ा 11, 6 बचा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। ओके, सो दिस विल बिकम फर्स्ट वाले केस में 0, सेकंड वाले केस में 6, हेंस आंसर इज इक्वल्स टू 6। नाउ लेट्स से हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज 2 पावर 24 माइनस 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। मैंने कहा 2 पावर 24 माइनस 1 बाई 7। 2 पावर 24 को हम लिख सकते हैं 8 पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर निकालना है। मैंने कहा था रिमाइंडर्स आर एडिटिव, तो अगर सब्सट्रैक्ट या माइनस हो रहा हो अलग अलग इसको कर लेंगे। तो पहले हम 8 पावर 3 बाई 7 का रिमाइंडर देखेंगे, देन उसके बाद माइनस 1 बाई 7 का रिमाइंडर देखेंगे। तो 8 पावर 3 बाई 7 इसका रिमाइंडर क्या होगा, 7 इज गोइंग टू डिवाइड 8 और रिमाइंडर देगा 1। सिमिलरली हमारे पास टोटल 3 8 होंगे, दैट इज अगर हम पहले वाले में टर्म में देखें तो ये है 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 इसका रिमाइंडर। मैंने कहा रिमाइंडर आर ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव, तो क्या करेंगे हम पहले 8 बाई 7 का रिमाइंडर इंटू 8 बाई 7 का रिमाइंडर इंटू 8 बाई 7 का रिमाइंडर, ठीक है, इन सब का रिमाइंडर मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो फर्स्ट वाले टर्म का रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसे हम क्या करेंगे 8 पावर 3 बाई 7 इसका रिमाइंडर माइनस 1 बाई 7 का रिमाइंडर, 1 बाई 7 का रिमाइंडर 1,
तो आंसर आ गया हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0. Now next what we have is arithmetic and geometric progression. So first of all हम देखते हैं arithmetic progression क्या होता है. Whenever in a series the difference between two consecutive term is same, then उसको कहते हैं arithmetic progression. तो पहला हमारे पास let's say एक term है a, then उसमें एक नंबर हम ऐड करेंगे, क्या बनेगा a प्लस डी. उसमें वो नंबर वापस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस 2d. एक बार और वापस d ऐड करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस 3d. तो क्या हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम. तो यहाँ पे अगर इसका इसका डिफरेंस देखो तो क्या आएगा डी, इसका इसका डिफरेंस देखो तो क्या आएगा डी, इसका इसका डिफरेंस देखो क्या आएगा डी. तो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम देन इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल 1 2 3 4. अब बताओ सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है कंसेक्यूटिव टर्म्स में 1, दैट इज 1 में हमने 1 ऐड किया तो बना 2, 2 में वापस 1 ऐड किया बना 3, 3 में वापस 1 ऐड किया बना 4. एंड लेट्स से 8, 8 में अगर 2 ऐड किया तो क्या बना 10, 10 में वापस 2 ऐड करो बना 12, 12 में वापस 2 ऐड करो तो 14. तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम, जैसे 5 3 1 -1. अब यहाँ पे जो टर्म ऐड हो रहा है वो है कितना -2. 5 में हमने -2 ऐड किया तो क्या बना 3, 3 में हमने वापस -2 ऐड किया तो क्या बना 1, 1 में वापस -2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -1. सो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, देन वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें जो पहला टर्म होता है उसको हम कहते हैं ए, एंड जो कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में होता है उसको कहते हैं डी. ठीक है, तो एक इसका nth टर्म का जनरल फॉर्म क्या होगा, nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1d. मतलब अगर हमारे पास सीरीज दिया है एंड हमसे पूछ रहा है कि उसका बताओ चौथा टर्म कौन सा होगा उस सीरीज में, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना है, दैट इज a. दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस हमसे कौन सा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, तो 4 - 1. देन कॉमन डिफरेंस उनका क्या है वो डी. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगा सीरीज का. देन हमारे पास आएगा व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज हमारे पास एक सीरीज दिया है और हमसे बोलेगा कि इसके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालो. उनको ऐड करने पे क्या आएगा, तो फॉर्मूला उसका क्या है n/2, 7/2 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. 2a की जगह फर्स्ट टर्म, n की जगह 7, तो 7 - 1 6 इंटू कॉमन डिफरेंस d. या फिर अगर हमारे पास सीरीज का पहला और आखिरी टर्म दिया है तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास यही वाला क्वेश्चन, लेट्स से हमारे पास दिस, इसका अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज द फोर्थ टर्म, दैट इज nth टर्म. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d. a क्या है 1 प्लस n माइनस 1d. n कितना है हमारे पास 4, 4 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 = 4. तो फोर्थ टर्म उस सीरीज का क्या होना चाहिए 4. देन हमारे पास मान लो आता है कि फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. इस सीरीज के 4 टर्म का सम निकालो. मतलब ये जो पहले 4 टर्म है इनका सम, तो इनका सम एक तो मैनुअली निकाल सकते हैं और वी कैन यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है n/2, n कितना है 4, तो 4/2 ये बोले 2a, 2 × 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 4 - 1. कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितना है 1 1. इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 2 3 4. ठीक है, और जो सेकंड वाला लिखा है मैंने दैट इज n/2 इंटू a प्लस एल. अगर आपसे फोर्थ टर्म तक का पूछा है या nth टर्म तक का पूछा है, तो अगर आपके पास सीरीज का पहला टर्म और लास्ट टर्म हो तो दोनों को ऐड करो और n/2 कर दो. तो मतलब अगर इसमें मेरे से पूछेगा फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो क्या करेंगे, इसमें पहला डिजिट कौन सा है, पहला नंबर 1 है a, प्लस लास्ट कौन सा है 4, तो 1 + 4. ठीक है, दिस इज a प्लस एल इंटू n/2. n कितना है 4, तो 4/2. इसको सॉल्व करोगे इससे भी हमारा सम आ जाएगा. नाउ इन आर नेचुरल नंबर जो प्रोग्रेशन जो नॉर्मल कैरी ऑन होता है उसके ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, ये हमेशा काम आएंगे. यू कैन नॉट सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ AP एंड GP विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला वन वे और द अदर. तो पहले दिया हुआ है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2. मतलब हमारे पास एक नॉर्मल नंबर सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर तुमसे पूछे कि बताओ 50th टर्म तक, मतलब फर्स्ट 50 टर्म का सम क्या होगा, तो क्या करोगे, n की जगह तुम यहाँ 50 डाल दोगे, तो 50 × 51/2 आंसर आ जाएगा.
अगर तुमसे पूछे कि नंबर सीरीज का फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का सम बताओ, पहले जो 8 ऑड नंबर आएंगे उनका सम बताओ, तो उसकी जगह क्या करोगे तुम एन स्क्वायर, दैट इज 8 में यहाँ तुम नंबर में डाल दोगे 8 स्क्वायर 64। फिर अगर पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 12, इस सीरीज में अगर तुमसे पूछे कि इस सीरीज में पहले तुम 20 नंबर का सम बताओ, तो क्या करोगे 20 गुने 20 प्लस 1। तो ऐसे ही ये सारे फॉर्मूलाज है, ये हमें हमेशा याद रखना है हमेशा। देन नाउ कमिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी। एपी में क्या हुआ था, एपी में पहले वाला जो टर्म था ए, उसमें एक कॉमन डिफरेंस हम लोग बार बार ऐड करते जा रहे थे। क्या बन रहा था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीक्वेंस इन विच each term after the first is formed by multiplying the previous term by a fixed non-zero number। मतलब जनरल फॉर्म इसका देखो क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर फोर। मतलब इसमें क्या लिखा है, हर टर्म बनता है जब हम उसके पिछले वाले टर्म को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिक्स नंबर से, नॉन जीरो नंबर से। तो इसके पिछला टर्म क्या है ए को हमने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ए को हमने मल्टीप्लाई कर दी आर से, तो बन गया ए आर। ठीक है। अब अगर ये वाला टर्म देखो, ए आर स्क्वायर कैसे बनेगा, ए आर स्क्वायर बनेगा अगर हम इसके पीछे वाले नंबर को, दैट इज ए आर को, एक फिक्स नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो क्या होता है इसमें, एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 8 16। अब इसमें देखो क्या, अगर हम पहला टर्म है ए विच इज़ वन, इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या बन गया 2। इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करो बनेगा 4, वापस 2 से तो 8, वापस 2 से 16, वैसे ही 7। अब एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो क्या बना 21, वापस 3 से मल्टीप्लाई करो 63, वापस 3 से मल्टीप्लाई करो 189। तो जब कॉमन रेशियो सेम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी। तो जैसे नीचे वाले में 80 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया है या फिर डिवाइड किया है 2 से, तो कॉमन रेशियो इनके बीच का क्या है 0.5 का। तो देखो 80 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 40, फिर डिवाइडेड बाई 2 आ गया 20, फिर बटे 2 आ गया 10, फिर बाई 2 आ गया 5। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जो पहला टर्म होता है उसको भी हम कहते हैं ए, और इसमें कॉमन रेशियो को कहते हैं आर। तो पहले टर्म क्या है ए, कॉमन रेशियो इज आर। का नॉर्मल किसी एन टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए पावर आर एन माइनस वन। तो अगर लेट से हमारे पास ये वाला सीरीज है, ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फॉर्मूला क्या है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज 7, आर क्या है कॉमन रेशियो, इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या है, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो है 3। हमसे थर्ड टर्म पूछा है तो एन माइनस वन, मतलब 3 - 1। क्या होगा ये, 7 × 3 स्क्वायर, 3 3 9, 9 7 63। थर्ड टर्म हमारा क्या है 63। तो ऐसे करके हम निकालेंगे nth टर्म। वैसे ही इसके समीशन का भी फॉर्मूला होता है कि लेट्स से हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। एंड अभी हमारे पास तो ये सीरीज था दिस वन, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि नंबर जो है वो वन से बड़ा है, जो कॉमन रेशियो है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 इज बिगर देन वन। तो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे आते आएंगे नंबर क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा हमेशा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको एक जीपी का सम निकालना है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है, तो वो तभी निकालना पॉसिबल है अगर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन रेशियो वो वन से छोटा हो। क्योंकि अगर वन से बड़ा हुआ तो क्या होगा, कि बड़ा होते जाएगा, इसका आप सम निकालने जाओगे समय का इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है हमेशा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो उसके लिए सबसे पहले तो कॉमन रेशियो जो आर है वो वन से छोटा होना चाहिए, जैसे इस वाले केस में है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा कॉमन रेशियो वन से छोटा है, दैट इज नंबर हम सीरीज हमारा क्या हो रहा है घटते जा रहा है, 80 40 20 10 5। तो व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन वन, दैट इज -1 से 1 के बीच में होगा, तो सम इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, आर क्या है हमारा कॉमन रेशियो, दैट इज -1 से 1 के बीच में एंड वन माइनस आर। तो दिस विल गिव द आंसर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ये भी बहुत काम में आता है, इसको भी याद रखना है। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सीरीज दिया हुआ है हमारे पास 1 4 7 10 और इसका 15वां टर्म निकालना है। तो पहले देखेंगे ये सीरीज कैसी है, 1 4 7 10, तीन तीन ऐड हो रहा है सब में, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला टर्म क्या है 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का,
15th टर्म पूछा है तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह हम 1 लिखेंगे, डी की जगह 3, एन हमारे पास कितना है 15, तो 15 माइनस वन 14, तो 14 3 का 42 प्लस 1 43। देन हमसे मान लो पूछता है एक एपी दिया हुआ है और उसका सम निकालना है। हमने फॉर्मूला देख रखा है, एपी क्या है 1 2 3 4 5, सिंगल कॉमन डिफरेंस इनका बीच का क्या है, सब सारे इसमें 1 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 एंड टोटल 15 तक दिया, मतलब टोटल कितने टर्म है इसमें 15 टर्म है। तो ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1, मतलब कॉमन डिफरेंस 1, नंबर टोटल कितने सीरीज के टर्म है 15 एंड इसका सम पूछा है। तो पहला तरीका क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह डालो 15, ए की जगह डालो 1 एंड डी की जगह 1, आंसर आ गया 120। एक और तरीका होता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू, तो सम इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1 1, लास्ट टर्म क्या है हमारा 15, तो 15 प्लस 1 इंटू एन बाई टू, एन कितना है 15, तो 15 बाई 2 गुने 1 प्लस 15, आंसर आया सेम। और लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सीरीज दिया है -9 -6 -3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज के कितने सारे हम टर्म ले शुरू से कि अगर उन सबको ऐड करें तो आंसर आए 45, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीरीज कौन सी है, अब हम देखो -9 -6 -3, सब में हम 3 ऐड कर रहे हैं, दैट इज -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का। तो ए है 9, डी है 3, इसका सम क्या होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमसे कह रहा है कि हम कितने सारे इस सीरीज के टर्म ले कि सम आ जाए 45, मतलब n की वैल्यू हम क्या रखें कि सम आ जाए हमारा 45, एस एन आ जाए हमारा 45। तो क्या लिखेंगे हम, 45 इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए की जगह क्या आ जाएगा, ए है 9 तो टू ए -18 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 3, इसको हमसे कह रहा है सॉल्व करने। तो 90 इज इक्वल टू एन इंटू 18 प्लस 3n-3, तो आ गया 3n स्क्वायर माइनस 21n, तो 3n स्क्वायर माइनस 21n इज इक्वल टू 90, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक तो हम इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व कर ले, या फिर सबसे बेस्ट इजी ऑप्शन रहता है कि एग्जाम में ऑप्शन से चेक कर लो, दैट इज n के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं वो वैल्यू डालो और चेक कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर नहीं तो देन मैनुअली वी कैन सॉल्व, n स्क्वायर इज -10n प्लस 3n माइनस 30, इसे हमारा फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास n की क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी 3, n की वैल्यू आएगी 10। दो वैल्यू तो हो नहीं सकती है सीरीज में, तो हमें दोनों में से कोई एक होगा और एक कोई गलत होगा। गलत वाला कौन, कैसे पता करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। जैसे n इज इक्वल्स टू 3, अगर 3 हुआ तो पहला तीन टर्म को ऐड करने पे क्या 45 आएगा, नहीं आएगा, तो हेंस n इज इक्वल टू 3 विल बी रिजेक्टेड, n इज इक्वल टू 3 रिजेक्ट, तो आंसर बिकम्स n इज इक्वल्स टू टर्म। तो मतलब इस सीरीज के अगर पहले 10 टर्म को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 45। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक जीपी हमारे पास दिया हुआ है 10 3 90 270 810, देन इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास साफ साफ दिख रहा है 10, देन कॉमन इसका रेशियो क्या है, कौन सा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 3, 10 इंटू थ्री 30, 30 इंटू थ्री 90, 90 इंटू थ्री 270, 270 गुने 10 810, तो ए इज इक्वल्स टू 10, कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 3 एंड टोटल नंबर ऑफ सम टर्म्स कितने हैं 5। तो हमें पता है सम क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए की जगह वैल्यू डालेंगे 10, आर की जगह वैल्यू डालेंगे 3, एन की जगह वैल्यू डालेंगे 5, 3 पावर 5 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, 242/2 मतलब 1210। देन लेट्स से हमारे पास एक दूसरा है कि क्वेश्चन दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर। इसमें हो क्या रहा है, पहले प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऑल्टरनेटिव चल रहा है। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, वैसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन जाएगा 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99 प्लस 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, ऐसे करके चलता जाएगा कहाँ तक, 2 प्लस वन इंटू टू माइनस वन, ठीक है। अब अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर टर्म में 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, 100 माइनस 99 क्या होगा 1, वैसे ही इधर 98 प्लस 97 देन 98 माइनस 97, ये भी 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 प्लस 99
प्लस 98 प्लस 97 प्लस 2 प्लस 1 एंड इनके कंसेक्यूटिव टर्म जो माइनस वाला है उसकी जगह आ जाएगा 1। अब हम अगर पूरे टर्म को देखो क्या बचा हुआ है हमारे पास बचा है 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 2 प्लस 1। तो ये क्या है हमारे पास नॉर्मल अरिथमेटिक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। पहला टर्म है 100, आखिरी टर्म है 1, इनका सम क्या होता है पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो 100/2 गुने 101। तो इसका आंसर आ गया क्या हमारे पास 5050।